अगेन वी वेलकम यू बैक टू वीकली करंट अफेयर्स एंड कौन जीतेगा चॉकलेट, है ना। सो ये सारी चीज़ें आज फिर से करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ करेंगे। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू पीपल ऑनलाइन। चलो, थैंक यू। सो सबसे पहले टॉपिक्स ऑफ द डे की जगह हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि आप लोग प्रेडिक्ट ना कर लें आंसर्स। गुड क्वेश्चंस, गुड आइडियाज़, सम आर कंसेप्चुअल, फैक्चुअल सिर्फ नहीं चलेंगे हर हफ्ते। 6 सवाल हैं, 4 से ऊपर वाले को चॉकलेट, टॉपर को 4 से नीचे तो फिर चॉकलेट मेरी। और सर्दी में शेयर भी नहीं करेंगे, हैं। ये सब कुछ अखबारों से है, कहीं से भी कॉपीड नहीं है, ओरिजिनल एमसीक्यूज़ हैं और सीधा डायरेक्टली न्यूज़पेपर से हैं, है ना। इट इज़ नॉट कि दिशा की पब्लिकेशन से उठा लिए या कहीं से डेली एमसीक्यू उठा लिए। 6 मिनट्स, आई वॉन्ट यू टू स्कोर 6 आउट ऑफ 6 टुडे। टॉपर बनना है हमने। टेक 6 मिनट्स। नहीं, चीटिंग नहीं करनी। देखो लोग चीटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करनी। देखो एवरीथिंग ओवर हेयर वॉज इन द न्यूज़ इन द प्रीवियस वीक। हमारा वीक फ्राइडे से फ्राइडे चलता है, वो सैटरडे को क्लास होती है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी प्लीज़ अपना अपना टेस्ट करते रहना, ऐसा ना हो कि टेस्ट नहीं कर रहे। शिवम शर्मा, ये कौन से शर्मा जी हैं? प्लीज़ लेट मी नो, आई डोंट रिकग्नाइज यू। चले भी गए हैं, चलो कोई बात नहीं। कीप कैरिंग ऑन द क्वेश्चन अटेम्प्ट। शिवम शर्मा, प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी बताएं ज़रा। आई डोंट अंडरस्टैंड रिकग्नाइज यू फ्रॉम दिस कोर्स। सर ये नेहा है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। 2 more minutes.
चॉकलेट जाती दिख रही है आज मुझे, सारे लोग सीरियसली कर रहे हैं, मेरे को नहीं मिलेगी। इजी बन गए क्या आज सवाल? 6 में से 6 लेने हैं। हाफ अ मिनट मोर। चलो दैट्स इट, प्लीज़ दे दो अपनी अपनी शीट्स, दे दो यार, क्या हो गया? नाम लिख देते कि गुमनाम रहना है। वी फॉर चलो, वी फॉर विंध्या। चलो लेट्स चेक द आंसर्स। फर्स्ट का आंसर है जी सी चंडीगढ़, डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। सेकंड का आंसर है जी ए अमेरिका, ए अमेरिका। थर्ड इज बी बॉम्बे। फोर्थ इज सी चंडीगढ़। फिफ्थ इज ए अमेरिका। फोर्थ इज सी चंडीगढ़। फिफ्थ इज ए अमेरिका। सिक्स्थ इज सी चंडीगढ़। राइट? 6 आउट ऑफ 6 वाला कौन है कोई? 1 वाला, 1 आउट ऑफ 6 कर लो काउंट एक बारी। 2 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, वी 5 आउट ऑफ 6। सो 5 आउट ऑफ 6, वेरी 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 वेल डन। टॉप 20 में भी आ रहे हो आप इंडिया में, और 5 आउट ऑफ 6 भी आ रहे हो। आ जाओ, खुशी से लेके जाओ, ऐसे स्टाइल से कैमरा में देख के बोलो कि मेरे को चॉकलेट मिली है आज। थैंक यू। वेल डन, सो वेरी वेल डन। 5 आउट ऑफ 6 इज अ ग्रेट स्कोर। सो सिंपल भी हो गए शायद सवाल, अगली बार और मुश्किल लेके आएंगे। 4 और 5 2 स्कोर आ गए। यहाँ तो आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ तो अखबार पढ़ रहे हो। मैडम अखबार पढ़ रहे हैं, तुक्के तुक्के चल गए, अटेम्प्ट बढ़िया हो रहा है। यू आर एबल टू गॉज द आंसर्स। सो समझने वाली बात, आंसर्स डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इरैशनल सब्सिडी है ना, देखते सार आ जाना चाहिए, इसके नीचे कुछ नेगेटिव होगा। क्राउडिंग इन इफेक्ट नहीं है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो हमें पता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है कि पब्लिक सेक्टर इतनी जगह ले लेता है कि प्राइवेट के लिए फाइनेंस बचता ही नहीं। राइट? देन प्रोलिफरेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं जी, डिक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द, वेलकम, डिक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टेट बजट्स, बिकॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या करती हैं, स्टेट को पैसा दे देती हैं बट बताती हैं, डिक्टेट करती हैं कि क्या करना है ना। इसीलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, 3 तरीके की स्कीम है ना, सेंटर सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड स्टेट स्कीम्स। सेंटर सेक्टर तो सीधा ही सेंटर पैसे देगा, सेंटर ही काम कराएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में पैसे सेंटर देगा, काम स्टेट से करवाएगा, बट स्टेट भी उसमें हिस्सा देगा कुछ। सो स्टेट का मनी भी बाउंड हो गया और सेंटर की डायरेक्शन माननी पड़ेगी। देन स्टेट, नॉट ऑलवेज, यूजुअली येस बट नॉट ऑलवेज। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 है, 60-40 है, और कुछ स्कीम्स में,
हाँ हिली स्टेट है, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, डेवलपमेंट, गरीब नहीं है, नहीं लड़ना नहीं, देखो। हाँ जी, ये देखा मेजॉरिटी है यहाँ पे हिमाचल वालों की, अब नहीं है गरीबी, हिली स्टेट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिमाचल हमारे लिए इतना असेंशियल है कि अगर हिमालयाज नहीं होंगे तो इंडिया एक डेजर्ट बन जाए शायद। पानी कहाँ मांगते हैं, नहीं, ये स्टेट वाइज नहीं, हमें एक ही नाम सुनाई देना चाहिए, कौन सा, इंडिया, नहीं करना चाहिए, इंडिया, ओनली इंडिया। फन कैन बी देयर बट अदरवाइज नो, राइट। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्वेश्चन पूछ रहा है आर नॉट करेक्ट, सो बोथ आर नॉट करेक्ट, सी, राइट। देन कंसिडर द फॉलोइंग, एडिबल ऑयल्स अट्रैक्ट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू हेयर ऑयल्स। जीएसटी में, हाँ जी, नहीं नहीं, एंटी हैक ऑल राइट, बट लॉजिक सबसे पहला, एंटी हैक नहीं है ये, सबसे पहला हैक लगता है लॉजिक। इसमें से नेसेसिटी कौन सा है, सिर पे तेल लगाना नेसेसरी है कि खाना खाना नेसेसरी है, खाना खाना, तो एडिबल ऑयल्स पे कम लगेगा रेट, है ना, ये सही है स्टेटमेंट। कोकोनट ऑयल हैज़ बीन कैटेगराइज एज हेयर ऑयल, ये उल्टा है, इसको एडिबल ऑयल माना गया, है ना। कोकोनट ऑयल वैसे भी थोड़ा गरीबों का तेल होता है, अमीर लोग कौन सा तेल लगाते हैं, आलमंड और ऑलिव ऑयल, और भी बहुत सारे तेल आ गए हैं आजकल मार्केट में। सो ये इसका हेयर ऑयल नहीं, इसको एडिबल ऑयल अभी किया गया, 18 दिसंबर की न्यूज़ है ये, राइट। सो स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा गया, वन ओनली इज करेक्ट, ए इज द आंसर, राइट। देन कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केरला के बारे में कोई जजमेंट सी आई थी, बट हमें एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स वाई दिस टॉपिक। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सी एक्ट है इसके पीछे, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, है ना। देन द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इज रिटायर्ड एससी जज, करेक्ट। एनजीटी डज नॉट डील विद केसेज अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये गलत है, कौन सी एक्ट लिखी थी आपने, बिल्कुल सही, हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के केसेस एनजीटी में नहीं जाते, बिकॉज इनका खुद का डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के एनजीटी में ही जाते हैं। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, इसमें हैक भी लग रहा था, ओनली 2 वाला, कौन से ऐसे थे जिन्होंने हैक से मारा, ये सिर्फ एक, राइट। ये नई चीज़ आई है मार्केट में, डार्क कॉमेट्स, 2016 से इन्हें पढ़ रहे हैं, अखबार में आ गया तो क्या पता, पूछ लें, राइट। कॉमेट्स बेसिकली क्या थे, जो ऊड्स क्लाउड से आते हैं और सन के पास आके उनकी ग्लोइंग टेल दिखती है। सो अभी हमने 2003 से इनके पीछे लगे थे, 16 में हमने ऑब्जर्व करा कि ये वो कॉमेट्स हैं जो डार्क, इनकी टेल नहीं होती, तो इन्हें डार्क कॉमेट्स बोला गया, बिकॉज इनकी लाइटेंड टेल नहीं होती, इनकी पूंछ में बिजली नहीं होती, राइट। पढ़ेंगे उसके बारे। सो दीज आर फाउंड विद एक्सो प्लैनेट्स, नहीं जी, हमारे सन के आसपास ही होते हैं, कॉमेट का मतलब ही वो है ना। सो एक्सो प्लैनेट मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, वहाँ नहीं है। दे बिहेव लाइक ब्लैक होल्स, नॉट एट ऑल, इनका तो सरफेस एरिया ही कम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। दे कैन नॉट बिहेव लाइक ब्लैक होल्स। सो नॉट करेक्ट पूछा गया, अगेन बोथ आर नॉट करेक्ट, सही। देन द नेक्सस रिपोर्ट, ऐसे से सवाल 2 तरीके से आ सकते हैं, एक तो किसने पब्लिश करी है, एक बहुत ही ऑब्सक्योर सी बॉडी है ना, उसकी बात भी करेंगे, किसके बारे में है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दो जरा, 2 ऑप्शंस में एंड है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इनमें ही आंसर है, 2 सिमिलर ऑप्शंस, वेरी सिमिलर, एंड विच वन इज मोर डिफिकल्ट टू गेस, ये तुक्का किसने मारा है। सो गुड हैक, है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ को, पेपर तक जाते जाते ऐसी 1000 बातें कराऊंगा ड्यूरिंग दिस क्रैश कोर्स एज वेल। सो प्लीज़ इसे साथ साथ अपने अंदर इनग्रेन करते जाना है, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम वो हरी पीली किताबें पढ़ने से नहीं होता, है ना। इट इज़ ऑलवेज विद यू थिंक वेयर इज़ द आंसर। खुश हो रहे हो, बताओ क्या हुआ, ब्लू बुक आ गई है कोई, चलो ब्लू हो, लाल हो, हरी हो, बट लाल सलाम कौन सा है, लाल सलाम है कि हमें समझना है कि अटेम्प्ट कैसे करना है और इसमें क्या क्या मोर प्रोबेबल है। आई थिंक प्रीलिम इज अ एग्जाम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, है ना, इट इज़ नॉट एन एग्जाम ऑफ रेक्टिफिकेशन और ओनली लर्निंग थ्रू बुक्स, इट इज़ एन एग्जाम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अच्छे से अच्छे लोग भी जाके
डरे होते हैं कि अब क्या होगा, जब रिजल्ट आता है तभी कहते हैं पास। नोबडी श्योर कि हाँ मेरे तो 200 में से 200 आ गए। नंबर आ रहे हैं, नंबर आने चाहिए ना, पेपर में भी ऐसे ही आएंगे, राइट। तभी मैं आई कीप ऑन इनकरेजिंग कि जो बेचारे मिसगाइडेड सोल्स हैं, हम लोग ना एडवर्टाइजिंग का बजट इतना नहीं लगाते। सो ऐसा होता है कि 2-3 साल बाद धक्का खा के कोई आए। सो यू इन्फॉर्म देम, इट इज़ योर, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए, राइट। एनी हाउ थैंक्स भी करना, बिल्कुल करना चाहिए। सो आंसर हियर इज बायोडाइवर्सिटी एंड फूड। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी, फूड, वाटर, क्लाइमेट चेंज सबका इंटरलिंकेज बता रहे हैं, बात करेंगे टॉपिक में। देन अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दिस ऑलवेज बिकम्स इंपॉर्टेंट, एक आधा डेटा इसमें से आ जाता है। तो फैक्चुअल डेटा ना, इसके 4-5 पॉइंट हम लिख लेंगे कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली, सुंदरबंस है ना। देन इंडिया की फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, कंफ्यूज करने को क्या करते हैं, फॉरेस्ट और ट्री कवर अलग अलग होता है, इनका कंबाइंड 25% से ऊपर है। कल्ला फॉरेस्ट या कल्ला ट्री कवर नहीं है 25 से ऊपर। देन फॉरेस्ट कवर एक स्टेट में हाईएस्ट है, देन ट्री कवर दूसरे में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दूसरे में, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट दूसरी स्टेट में, और टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट एक और स्टेट में। सो दे कैन कन्फ्यूज यू लाइक दिस। हमारे पास, हमने क्या करना है, फिर डिटेल में सारा पढ़ेंगे तो वो मिस हो जाएगा। 5-6 पॉइंट्स इसमें से निकाल लेंगे जो हमारे पेपर में काम आ जाएंगे और वो याद पूरे अच्छे से हो जाएंगे। दिस इज डिटेलिंग अबाउट द टॉपिक्स, राइट। सो इट हैज़ बिन पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मेरे को गलत मिनिस्ट्री मिल नहीं रही थी, एक्चुअली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, बट मैंने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट लिखा था पहले, बट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंडर आता है, तो कंट्रोवर्सी हो जाती है अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट लिख देता। समबडी कुड हैव आर्ग्यूड कि सर सही है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर तो साफ ही गलत है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वही नहीं करता, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज़ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है ये पब्लिश सर्वे, सॉरी रिपोर्ट, बट वो आता एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। सो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इसलिए ये तो सिंपल बन गया ऑप्शन। क्या गलत बना सकते थे, अब आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि मिनिस्ट्री गलत बनानी थी, क्या बनाते इसको, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट प्रोवाइडेड बना नहीं सकते, कौन सी मिनिस्ट्री बना दें, अर्बन रोड ट्रांसपोर्ट बना दें, कौन सी बनाएं गलत। तो साफ साफ दिख रहा है, झूठ बोल रहे हैं कि इनका पत्तों प्लान कुछ लेना देना ही नहीं है। जल शक्ति चलो, और प्रोबेबली मिनिस्ट्री ऑफ प्लांट्स लिख देते, कोई ऐसी मिनिस्ट्री है ही नहीं, राइट। एनी हाउ, तो ये गलत है। अर्थ साइंसेज लिख सकते थे, यस, बट वो ओशन से ज़्यादा लेना देना है ना उनका, वेदर एंड ओशन से ज़्यादा लेना देना उनका। एनी हाउ, हाँ, दिस इज़ अनदर थिंग, सारे हैक्स अभी नहीं बताने, फिर क्रैश कोर्स के पैसे नहीं लेने हमने, ना दो, कोई बात नहीं, अपने आप आओगे। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इज नाउ अबाउट 25%, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सही है स्टेटमेंट। द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इज सीन इन छत्तीसगढ़, मैक्सिमम एब्सोल्यूट नंबर में इंक्रीज कहाँ देखा गया, छत्तीसगढ़ में। सो आंसर बिकम्स 2 and 3, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक्स ऑफ द डे, these are the topics we are going to deal. Rationalizing subsidies and strengthening fiscal management, right। इसमें बात होएगी फ्रीबीज का जो कल्चर आ रहा है, फ्रीबीज एंड पॉलिटिक्स। अभी वोट मांगने के लिए कोई बोल रहा है फ्री में पानी ले जाओ, फ्री में बिजली ले जाओ, फ्री में स्कूटी ले जाओ, साइकिल ले जाओ, लैपटॉप ले जाओ, फ्री में क्रैश कोर्स ले जाओ, है ना। वो सारी सब्सिडीज कैसे इंडिया को और स्टूडेंट्स को हार्म कर रही हैं, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट कोकोनट ऑयल एडिबल ऑयल डिक्लेयर करा है, तो इसका क्या फ़र्क है, और इसमें जीएसटी बेसिकली हमें एक बारी गो थ्रू करना है। दे विल नेवर आस्क यू ये ऑयल कौन सा नहीं, कंसिडर द फॉलोइंग में आ गया तो आ गया, बट जीएसटी का बेसिक हमें पता होना चाहिए, राइट। देन एनजीटी के बारे में न्यूज़ तो छोटी सी है, बट दिस इज़ अ बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है ना, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, सो वी हैव टू डील विद इट, राइट। देन डार्क कॉमेट्स, ये कुछ नया आया है, इसके अराउंड ब्लैक होल, डार्क कॉमेट, ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए क्या कंसेप्ट है, राइट। देन की हाईलाइट्स ऑफ आईपीबीएस रिपोर्ट, नेक्सस रिपोर्ट, ये आई थिंक ऑब्सिक्योर बॉडी है, तो
एक दो तो हर साल पूछते ही हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए। देन नैनोप्लास्टिक्स इसके साथ लिंक हो रहा है आजकल ना, लिंक्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि दो टॉपिक्स को लिंक करके पूछ लिया कि नैनोप्लास्टिक से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रही है ना। देन व्हाट इज़ आयरिस प्रोग्राम, ये यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है। सो मैच द फॉलोइंग में ना आ जाए, या फिर इसकी डिटेल ना पूछ लें। डिटेल आई डोंट थिंक सो, डिटेल मैं याद करने को रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बट अपने को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और इसमें एक दो टर्म्स भी हैं। देन दिस इज़ ऑलवेज इन न्यूज़, इसका तो बेसिक एज आई टोल्ड इन अर्लियर वन ऑफ माई क्लासेस कि करेंसी एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट अच्छे से पता होना चाहिए कि यार अगर इन्फ्लेशन होएगी तो एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क होएगा, है ना। अब ये उन्होंने पूछ लिया, क्या पता वो पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के टाइम पे इंडिया को अपना डोमेस्टिक डॉलर महंगा हो रहा है ना, डॉलर महंगा हो रहा है, तो डॉलर की वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो ना हो, महंगाई हो ना हो, पर बाहर की महंगाई हमारे देश को इफ़ेक्ट कर रही है। तो क्या इस टाइम पे इंडिया को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए? बाय द वे इन्फ्लेशन होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है डोमेस्टिक को। बट अगर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो तो क्या उससे इफेक्ट होकर इंडिया को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए? इज इट गुड और बैड? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वील अंडरस्टैंड ओवर हेयर। देन वी कम टू दिस इंडिया कुवैत। इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि इंडिया इस एरिया में जा रहा है, तो प्रीलिम में सबसे बड़ा सवाल, मेंस के लिए तो चलो काम का है, बट प्रीलिम में मैप है ना, सीरिया सीरिया सीरिया, टर्की सीरिया, उधर सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इजराइल पैलेस्टीन, बट सवाल पीछे से भी आ सकता है ना। तो इस एरिया के मैप को आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि इसको ध्यान देना ही देना है, राइट। देन क्वांटम सैटेलाइट, आई थिंक ये कंसेप्ट को ना जीएस के लिए जितना समझने की ज़रूरत है, इसको हम समझ नहीं पाते। बहुत ही सिंपल सी बात है, दो तीन बातें समझने वाली हैं क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर जीएस, वो ईजिली समझने की बात करेंगे हम, है ना, कि हमारा सवाल निकल जाए क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स में फ़र्क क्या है। ऐसे अगर इसको साइंस, जो व्हाट्स द प्रॉब्लम यूजली इज़ कि जो पढ़ा रहा है वो साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सोच रहा है कि बच्चों को क्लासिकल फिजिक्स तो पता है, एंड मेजॉरिटी को फिजिक्स का पी भी नहीं याद होता। सो वील सिंप्लीफाई थिंग्स, राइट। देन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें थोड़े से फैक्ट्स हम 5-6 निकाल लेंगे और इसको एक शॉर्ट सा नोट बना लेंगे, दैट वुड बी द आइडिया, राइट। इसमें कोई डाउट वाउट हो अपने एमसीक्यूज में तो बताओ, नो डाउट्स, चलो। देन रैशनलाइजिंग सब्सिडीज एंड स्ट्रेंथनिंग फिस्कल मैनेजमेंट, ये पिक्चर देख के बताओ ये कौन से टाइप की सब्सिडी की बात कर रहा है। ये कैश लेके जा रहा है, सीधा कैश ट्रांसफ़र मिला था सब्सिडी के लिए कि आटा दाल खरीद लेना, इससे वो शराब खरीद रहा है, तो किस टाइप ऑफ सब्सिडी का ये डीमेरिट बता रहा है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले बेनिफिट ऐसे मिला करता था कि आपने चावल लेना तो आपके पास राशन कार्ड है, कार्ड लेके जाओ, राशन आउटलेट से, डिपो से जाके चावल ले लो। अब प्रचलन चला कि डीबीटी दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अकाउंट में डाल दो कि यार तू नॉर्मल दुकान से जाके लेके आ चावल, तेरे को 100 रुपये किलो हम दे देंगे या 50 रुपये किलो, जितना भी चावल है। सो अब अगर कैश आ गया तो इसे मिसयूज़ भी कर सकते हैं, राइट। दिस वाज अबाउट द पिक्चर। बट ये रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ क्यों आया न्यूज़ में? बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। इंडियाज सब्सिडी बर्डन इज़ इंक्रीजिंग, और सब्सिडी को कभी भी आप मेंस में लिखेंगे तो यू विल हैव टू ऑलवेज से रैशनलाइज सब्सिडीज। एलिमिनेट नहीं कर सकते वेलफेयर स्टेट में सब्सिडी को रैशनलाइज करना है, एलिमिनेट नहीं करना, है ना। वील डील दिस इन इकोनॉमिक्स इन डिटेल। सो रैशनलाइजिंग सब्सिडी, क्या है रैशनलाइज सब्सिडी के बारे में? कि सब्सिडी आपने वहाँ पे देनी है जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़े, कि आपने सब्सिडी दी उससे इकोनॉमिक ग्रोथ्स पर हो, डेवलपमेंट्स पर हो, ऐसे फालतू में नहीं कि जहाँ पे इनएफिशिएंसीज है वहाँ पे आप लोन माफ़ कर दिया जी, है ना। फूड पे सब्सिडी दिए जा रहे हो, या फिर फ्री में पॉलिटिकल एंड्स को सर्व करने के लिए फ्री का लैपटॉप दिए जा रहे हो। रादर देन दैट आप क्लाइमेट फाइनेंस में लगाओ, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर लेके आओ। बिकॉज इरैशनल सब्सिडीज में जो हमने देखा था क्या हो रहा था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या था कि लेट्स से देश में टोटल कैपिटल है 100 रुपये,
अब ये 100 रुपये में से 90 रुपये 95 रुपीज़ सरकार ही ले लेती है और लोगों में फ्री में बांट देती है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास सिर्फ 5 रुपये रह गए, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं मिलेगा, बिजनेस को मौका ही नहीं मिलेगा, रिसोर्स ही नहीं मिलेगा ग्रो आउट करने का। तो द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट बिकॉज ऑफ इररेशनल सब्सिडी बर्डन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि सब्सिडीज को रैशनलाइज करना है, क्लाइमेट फाइनेंस को भी ध्यान रखना है, प्रोडक्टिविटी को भी ध्यान रखना है, फिस्कल कंसोलिडेशन को भी ध्यान रखना है ना। वी हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव let's say assessment using tools like output budgeting, outcome budgeting. Outcome budgeting means कि यार सिर्फ बजट दे दिया नहीं, पैसा दे नहीं दिया, पैसा देने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या बढ़ रहा है, क्या इसका फ़ायदा है, कहीं और फ़ायदा हो सकता है ज़्यादा इससे। सो वी हैव टू प्लान इकोनॉमिकली। दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? डिटेल में देखते हैं। सो आरबीआई रेज कंसर्न्स ओवर राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट्स ऑन सब्सिडीज एंड हाईलाइटेड द नीड फॉर, सी द वर्ड, रैशनलाइजेशन। अंडर दिस रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट 2024-25। इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है कि आ जाए, आई डोंट थिंक सो, राइट। देन फर्दर द रिपोर्ट शेड्स लाइट्स ऑन प्रेसिंग फिस्कल चैलेंजेस। क्या क्या है जी? सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, फार्म लोन वेवर्स बढ़ते जा रहे हैं, कैश ट्रांसफर्स बढ़ रहे हैं, राइजिंग सब नेशनल डेट। इसमें एक चीज़, एक फैक्ट अपने पास लिखने वाला है। कौन सा? एफआरबीएम में स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द आइडिया दैट अ स्टेट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 31.8 से 28.5 तो हो गई है, बट एफआरबीएम में टारगेट कितना है? 20%। ये लिख लेना, 20% टारगेट ऑफ स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो एज अंडर एफआरबीएम मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी 2017। 20% लेके आना। ये ऐसे से सवाल कई बार आ जाते हैं। एफआरबीएम में स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो टारगेट इज 20% अंडर द एफआरबीएम रिव्यू कमेटी 2017। किसने करी थी रिव्यू? कौन था हेड एफआरबीएम रिव्यू कमेटी का? बिल्कुल सही, एनके सिंह। एनके सिंह ने रिव्यू करा था एफआरबीएम का, राइट। देन persistent high debt levels necessitate a transparent and टाइम बाउंड रोड मैप फॉर डेट कंसोलिडेशन। कि भाई ज़्यादा उधार नहीं करना। दुनिया में भी ये सच है, सारी दुनिया में कंट्रीज़ का डेट बढ़ता जा रहा है, खासकर यूएसए का, है ना। यूएस पे भी बहुत ज़्यादा डेट हो रहा है, बट उन्हें क्या फ़ायदा है? उनकी ही करेंसी इंटरनेशनल करेंसी है, वो छाप छाप के बांटते रहेंगे, है ना। उनकी करेंसी तो सारी दुनिया में एक्सेप्टेड है, सो दे कैन डू इट, बट वी कैन नॉट। सो देन कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हमने सवालों में भी देखा था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और प्लान के डिटेल्स देता है सेंटर। सो इससे क्या हो रहा है जी? सेंटर बता रहा है स्टेट क्या करेगा। लेट्स से 60-40 रेशियो है, 60% पैसा सेंटर दे रहा है, 40% स्टेट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, बट प्लान किसका है? सेंटर का। तो एक तरह से स्टेट बाउंड हो गया सेंटर के कहने पे। सो व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन फिस्कल फेडरलिज्म? इट विल मेक द स्टेट बजट लेस फ्लेक्सिबल। इससे सवाल बनाया था मैंने। स्टेट बजट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बढ़ने से, ज़्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंगी तो स्टेट बजट लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? चलो, देन रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी रिकमेंडेशंस क्या है? सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करो, सीधा सीधा वर्ड लिखना है। डेट कंसोलिडेशन की अपने टारगेट्स पे वापस आना है। देन एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज आउटकम बजटिंग। वी नीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। कि अगर 10 रुपये भी खर्च रहे हैं तो खर्चा सिर्फ ये नहीं देखना कि खर्च दिया, 100 रुपये आए थे खर्च दिए सारे, बट हर एक रुपये का आउटकम क्या हुआ, क्या इससे देश को एडवांटेज मिल रही है या नहीं मिल रही, राइट। देन क्लाइमेट बजटिंग, वी जस्ट डोंट नीड टू मेक फूड फ्री दे दिया, फूड फ्री दे दिया, बट जो फूड को लगा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसे भी तो क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, तो उसको भी चाहिए बजट। तो वी नीड टू प्लान आवर सब्सिडीज in a very comprehensive manner and obviously enhancing fiscal transparency की लीकेज वगैरह कम हो। कौन सा एरर होता है जी? एक्सक्लूजन एरर एंड इंक्लूजन एरर कम हो। व्हाट इज एक्सक्लूजन एरर मैडम? हाँ, जो रियल बेनिफिशियरी सब्सिडी के होने चाहिए वो एक्सक्लूडेड हैं।
इंक्लूजन एरर होता है कि जो बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए वो इंक्लूडेड है। अमीर आदमी को भी मिल रही है सब्सिडी, दैट इज इंक्लूजन एरर। गरीब को नहीं मिल रही, दैट इज एक्सक्लूजन एरर। सही। चलो, सो सिग्निफिकेंस अगेन वही बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखनी, रैशनलाइज करनी है सब्सिडी को, डेट कंसोलिडेशन करनी है एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, सीएसएस को अलाइन करना है स्टेट के गोल्स के साथ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, क्लाइमेट एक्शन को भी ध्यान रखना है एंड फिस्कल डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। ये जो हेडिंग पॉइंट्स हैं ये आपको मेंस में काम आएंगे। देन आरबीआईज रिकमेंडेशन अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, इम्प्रूविंग एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड इंश्योरिंग फिस्कल ट्रांसपेरेंसी। ये एज सच कंक्लूजन बन जाता है। तो जहाँ भी मेंस की डायरी है एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंक्लूजन लिख लो, काम आ जाएगी। बाद में किसी की छोटी छोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास होगी और खुद से लिखी हुई चीज़ हमारी खुद की हो जाती है, रादर देन समबडी गिविंग इट टू यू। सो दीज स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट while the fiscal challenges mount. By implementing such measures, state can strike a balance between meeting immediate social needs and achieving long-term economic resilience. This is another good idea of concluding the things. Outcome budgeting हम समझते हैं। Outcome budget कि where expenditure is linked to the measurable outcomes, है ना, कि 10 रुपये खर्च रहे हो अगर आप बजट से तो उसका आउटकम क्या हो रहा है। ऑफ बजट एक्सपेंडिचर भी बहुत न्यूज़ में रहा था। व्हाट इज़ ऑफ बजट बोरोइंग? क्योंकि हमने टारगेट सेट कर रखे हैं कि हाँ फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इतना है, या लेट्स से द टारगेट ऑफ डेट टू जीडीपी इज दिस मच। सो सरकारें इसमें एक वे आउट क्या कर रही थी कि बजट से तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि बजट में कितना बोरिंग हुई और कितना डेट हो गया, कितना फिस्कल डेफिसिट हो गया, बट उन्होंने ऐसी बोरिंग शुरू कर दी जो बजट में शो ही नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल सरकारी कंपनी है ओएनजीसी, हाँ जी ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, सरकार का बजट अलग है, ओएनजीसी का बजट अलग है, बट कंपनी तो सरकारी है। तो सरकार जो लोन लेगी, डेट लेगी, वो ओएनजीसी के नाम पे ले लेगी, खर्च खुद कर लेगी, ले लेगी ओएनजीसी के नाम पे। दैट इज़ ऑफ बजट बोरिंग, क्योंकि वो डेट में शो नहीं होगा तो टारगेट्स वायलेट नहीं होंगे, सरकार अच्छी चल रही है दिखाई जाएंगे, ये कोई देखेगा नहीं कौन सी कंपनी पे कितना डेट आ गया। सो ऑफ बजट बोरिंग दैट वाज डिस्करेज्ड एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ इट माइट बी इनकरेज्ड। टोटली बैड नहीं है कि ऑब्वियसली अगर देश का डेट बढ़ी जा रहा है और दो लोग देख रहे हैं तो अदर कंट्रीज विल नॉट इन्वेस्ट इन अस। सो लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट बोरोइंग वुड बी गुड, बट लॉट्स ऑफ इट माइट बी वेरी बैड, राइट। तो कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजिंग आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स कोकोनट ऑयल एज एडिबल ऑयल, टैक्सेशन सिंप्लीफाइड। अब जीएसटी के थोड़ा सा एक बड़ा लेट्स से ब्रीफ रिव्यू देना चाहता हूं मैं। कौन सी अमेंडमेंट से आया था जीएसटी? राइट, 101 अमेंडमेंट से, फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था। मैंने ऐसे याद रखा हुआ कि शगन पड़ गया था, है ना, 101 रुपये का शगन। 102 से क्या था? एनसीबीसी। 103 से 104 कोटा हटाया था और उनका कंटिन्यू करा था। और कोई 5 पे चलना है? नहीं, 105 और 6 स्टेट लिस्ट को रिकग्निशन की पावर दी, राइट, दैट्स इट। बट अभी हमने किसकी बात करनी है? 101। सो जीएसटी ने क्या करा? दिस सबस्यूम्ड majority of indirect taxes within its fold. indirect tax कौन सा होता है जी? डायरेक्ट टैक्स होता है जो कमाएगा, जिसके ऊपर बर्डन आएगा टैक्स का वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसके ऊपर बर्डन आएगा वो नहीं, कोई और पे कर रहा है ना। सो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, एग्जांपल भी पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड लेने जाते हो, 10 रुपये की ब्रेड है, 2 रुपये टैक्स, 12 की मिल रही है। सो ये जीएसटी डिपॉजिट कौन करा रहा है? ब्रेड का सेलर, बट बर्डन कौन बियर कर रहा है? कंज्यूमर। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने सबस्यूम करा था। ऐसा क्यों करा? बिकॉज हम देख रहे थे टैक्स ऑन टैक्स लगी जा रहा है और रेट आर्टिफिशियली बढ़ी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बनती है लुधियाने में वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लग जाती है। बिकनी है दिल्ली में, तो रास्ते में चंडीगढ़ आया, कुछ भी आया, सो करते कराते वो पास होते होते हर स्टेट में उस पर चुंगी लगती है। अब लेट से 12 रुपये पे चुंगी लगी 10%, 1.2,
सो जो 10 रुपये टैक्स लगा, 10 रुपये पे टैक्स लगा था वो तो वैल्यू पे था, बट जो 2 रुपये पे 0.2 टैक्स लगा है वो तो टैक्स ऑन टैक्स है, तो बिना फालतू के रेट बढ़ी जा रहा था। सो जीएसटी करके टैक्स के रेट्स कम होने चाहिए थे, बिकॉज अब एक ही बारी टैक्स लगेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। क्विक रिव्यू है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, जब इकोनॉमिक्स में कराऊंगा तो फुल डिटेल में, डोंट वरी, राइट। डेस्टिनेशन पे जाके लगता है एंड कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स को रोक रहा है ये, इससे गुड्स को सस्ता होना चाहिए। और इसमें एक प्रोविज़न थी जो हमेशा न्यूज़ में रहती है, बिकॉज इसने स्टेट्स की टैक्सेशन पावर को हटा दिया, अब जीएसटी काउंसिल लगाती है साथ में मिलके। सो कुछ स्टेट्स को इसके आने से, लेट से हर साल उनके पास 100 रुपये टैक्स इकट्ठा होता था, सो लेट से जीएसटी आने से उन्हें अब 90 रुपये टैक्स मिल रहा है। सो अब इसमें तो स्टेट का नुकसान हो गया, तो उसके लिए एक प्रोविज़न रखी गई, जीएसटी कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस, कि जिस भी स्टेट को नुकसान हो रहा है, लेट से एक स्टेट को 100 रुपये मिल रहा था, ए स्टेट को जीएसटी आने के बाद 90 मिल रहा है, तो ये 10 रुपये बचे हुए, और ग्रोथ भी इसके ऊपर, हर साल ग्रो भी तो होना था, तो हर साल उसकी एनुअल ग्रोथ भी सेंटर कॉम्पनसेट करेगा। 5 साल के लिए था ना, अब एक्सटेंड हो गया दोबारा, अभी चल रहा है, अभी लास्ट मीटिंग में भी एक्सटेंड हो गया था 5 साल के लिए, बट एक्सटेंड करी जा रहे हैं। ये सेस लगा कहाँ से रहे हैं, इसका पैसा सेंटर कहाँ से दे रहा है, सेंटर इज टैक्सिंग दी सिन गुड्स, सिन टैक्स लगा रहे हैं। पाप वाले गुड्स कौन से होते हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, ऑल दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव इफेक्ट्स। हाँ, पिगोवियन टैक्स, हाँ सिन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, हाँ जी, पिगोवियन है अगेन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। सो सिन टैक्स, पिगोवियन, पिग से भी ऐसे याद रखना, पिगोवियन टैक्स, राइट। सो उन गुड्स पे टैक्स ज़्यादा लगा के, सेस लगा के, उससे ये कॉम्पनसेशन सेस का भरपाई हो रही है। बट कोविड टाइम में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा पे आउट्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ा था। सो अभी तक वो खर्चा ढंग से भरपाई नहीं हो पाया, तो एक रीज़न इस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को बियॉन्ड 5 ईयर्स कंटिन्यू करने का क्या है कि भाई वो कोविड टाइम की भरपाई करनी है, तो ये कंटिन्यू कर रहा है अभी, राइट, एज पर दी लास्ट मीटिंग दिस मंथ, राइट। एक और बात थी इसमें, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। अब लेट से वो ब्रेड जाके यहाँ से 12 रुपए की चली और जाके दिल्ली में 25 रुपए की बिकती थी, बिकॉज टैक्स ऑन टैक्स। अब जीएसटी के करके इसको 18 रुपए की बिकनी चाहिए। लेट से जो सेलर को 16 की मिल रही थी, लेट से जो सेलर को पहले 22 की मिल रही थी, वो 25 की बेच रहा था 3 रुपए कमा के, अब उसे 15 की मिल रही है तो उसे 18 की बेचनी चाहिए। बट सेलर क्या करता है, लोगों को तो इतनी अकल है नहीं, जीएसटी आ गया और सस्ते होने चाहिए गुड, तो सेलर क्या करता है, अपना प्रॉफिट बढ़ा लेता है। 15 रुपए की मिल रही थी, जब 22 की मिल रही थी तब भी 25 की बेच रहा है, 15 की मिल रही है तब भी 25 की बेच रहा है, अब अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया। सो ही इज नॉट ट्रांसफरिंग द बेनिफिट ऑफ जीएसटी टू द कस्टमर्स। सो इन सच सिनेरियो देयर वाज अ नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग बॉडी अथॉरिटी, जो अगर कोई ऐसे करेगा चालाकी, जीएसटी के बेनिफिट कस्टमर्स को नहीं पास ऑन करेगा, तो ये नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी देखेगी, राइट। सही समझ गए, ये बेसिक आइडियाज थे जीएसटी के। बट जीएसटी में प्रॉब्लम क्या है, जीएसटी को होना चाहिए था इकोनॉमिक यूनिफायर ऑफ द कंट्री, कि वन नेशन वन टैक्स। बट अब हमने इसमें क्या करा, ड्यू टू नेसेसिटीज ऑफ फेडरलिज्म एंड द नेशंस डाइवर्सिटी, वी हैड टू हैव मल्टीपल स्लैब्स। यूजली कंट्रीज एक ही स्लैब रखती हैं कि एक ही रेट रहेगा, एक तो हमें मल्टीपल स्लैब्स रखनी पड़ी, कईयों पे 0% है, कईयों पे 5% है, कईयों पे 18% है, तो अलग अलग रेट्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशन में दिक्कत आई। अब मुझे बताओ, बर्बन जो हम बिस्किट खाते हैं, बाहर बिस्किट है अंदर क्रीम है, जो हम चॉकलेट खाते हैं मंच, उसमें अंदर बिस्किट और बाहर क्रीम है ना। प्रैक्टिकली देखो, अगर मंच को उल्टा कर दो तो लगभग बर्बन बन जाएगी, नहीं, मंच के बाहर क्रीम है, चॉकलेट क्रीम, अंदर उसके बिस्किट है,
बर्बन के बाहर बिस्किट अंदर क्रीम है, बट बिस्किट पे टैक्स कम है, चॉकलेट भी ज़्यादा है। सो क्लासिफिकेशन एरर्स आने लगे, क्लासिफिकेशन इश्यूज आने लगे जो अभी भी आ रहे हैं। अदर इशू वॉज कि हमें स्टेट्स के इश्यूज करके हमें कुछ चीज़ें जीएसटी से बाहर रखनी पड़ी। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, अल्कोहल पेट्रोलियम बाहर है। अब सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आ रही है जा रही है बिजनेस में, वो तो ट्रकों पे जा रही आ रही है, फ्यूल तो लग ही रहा है। तो अगर फ्यूल ही महंगा रहा तो इन्फ्लेशन कैसे काउंटर करोगे आप? महंगाई जीएसटी से कैसे हटाओगे? राइट, फ्यूल इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो दीज आर द इश्यूज। इसको हम सॉल्व करते करते कोशिश कर रहे हैं कि हम बेटर क्लासिफिकेशन कर सकें, अल्टीमेटली वन टैक्स पे आ सकें। दैट्स वाई दिस आइडिया जीएसटी इज़ वन टैक्स, बट ऐसा हुआ नहीं। ये साहब लेके आए थे 2017 में, कौन साहब हैं ये? लेट श्री अरुण जेटली जी, है ना, अपने बजट में लेके आए थे, बट वन टैक्स हो नहीं पाया अल्टीमेटली अभी तक। सो देन न्यूज़ क्या है जी? फॉर ओवर 15 years द क्लासिफिकेशन ऑफ कोकोनट ऑयल एज एडिबल ऑयल और हेयर केयर प्रोडक्ट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियाज टैक्स रेजीम। देन सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को बोला है कि क्या है अब कोकोनट ऑयल? इट इज़ एन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल है। दिक्कत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था बार बार? पहले जजमेंट्स इनकी भी थी कि ये 200 ग्राम की पैकिंग में बिकता है। 200 ग्राम तो कुकिंग में काम आएगा नहीं, तो बालों में लगाने को आएगा। 200 ग्राम की पैकिंग का क्या करें? और ये बहुत जगह हेयर केयर प्रोडक्ट भी है, साउथ इंडिया में बनता है। बहुत सारे। साउथ इंडिया तो करते ही हर चीज़ में कोकोनट है। क्या खाएगा? मच्छी और कोकोनट, हर चीज़ में। चटनी कोकोनट की, सब्जी कोकोनट की, पत्ता कोकोनट का, सब कुछ, राइट। बट सिंप्लीफिकेशन समझो कि एडिबल ऑयल है तो अब इस पर कितना टैक्स लगेगा? 5%। अगर ये हेयर केयर प्रोडक्ट होता तो इस पर कितना टैक्स लगता? 18%, राइट। अब क्या डिक्लेयर हुआ है? एडिबल ऑयल। पहले टैक्सेशन के अंडर इसे हेयर ऑयल भी माना गया, देन डेवलपमेंट होती है वेजिटेबल फैट ऑयल्स में, राइट। बट इंटरनेशनल जो सिस्टम है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कौन निकालता है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं इसमें कि सपोज एक आप बहुत सारी नेशंस हैं, तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है? HSN नंबर मिल जाता है गुड को, उससे पता लगता है ये गुड कहाँ से आया, क्या ओरिजिन है, क्या इसका मेक है, क्या इसकी कैटेगरी है, तो इसका दुनिया में कितना टैक्स है, तो आपके देश में कितना लगना चाहिए। हेंस दिस सिस्टम इज काइंड ऑफ आधार कार्ड फॉर दी गुड्स, है ना। और ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का है, इतना हमें पता है। सो वो लोग इसे एडिबल ऑयल मानते थे। सो कैन वी से कि अब हमने एडिबल ऑयल डिक्लेयर कर दिया तो वी आर नाउ इन हार्मनी विद इंटरनेशनल लॉ, इन बेटर हार्मनी विद इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज HSN इसको एडिबल ऑयल ही मानता है, राइट। HSN का काम कहाँ आता था? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हम चाइना से गुड्स नहीं लेते, चाइना जान के सस्ता करके हमें गुड्स बेचता है, तो चाइना क्या करता था? गुड को कोरिया में भेज के नॉर्थ कोरिया से स्टैंप लगवा के नॉर्थ कोरिया प्रोड्यूस्ड, मेड इन नॉर्थ कोरिया हमें भेज देता था, हमें पता ही नहीं चलता था। सो HSN ने श्योर करा हुआ है कि अगर चाइना से आया है तो उस पर HSN कोड होगा जो बता देगा ओरिजिनेट तो ये चाइना में करा था, घुमा जहाँ मर्जी से लो, राइट। एडवांटेजेस पता होनी चाहिए, राइट। सो 2009 में कोकोनट ऑयल को अंडर 200 ml को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हेयर ऑयल है, बट नो मार्क्स फॉर दैट। टैक्सेशन अंडर GST regime 2017 से कोकोनट ऑयल वॉज कंसिडर्ड एज एडिबल ऑयल अट्रैक्टिंग 5% टैक्स, राइट। सो नाउ इट इज edible oil and it will attract a tax of 5%, but this is not so very important rather than जो GST की डिस्कशन हमने शुरू में करी, वो आइडिया होना चाहिए, एक आध सवाल निकल आता है उसमें से, राइट जी। टैक्स डिस्प्यूट की समरी की कोई खास ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग टू NGT के बारे में 3-4 मुद्दे अपने को पता होने चाहिए। न्यूज़ तो बड़ी छोटी सी है। द सदर्न बेंच ऑफ NGT issued a 3-day ultimatum to Kerala government to address illegal biomedical waste and solid waste in तमिलनाडु। बट न्यूज़ में NGT आ गया तो बैकवर्ड लिंकेज आ जाती है। सो NGT के बारे में हमें 3-4 स्टेटमेंट्स जो पता होनी चाहिए। एक तो एस्टैब्लिश्ड अंडर NGT एक्ट 2010, स्टैचूटरी बॉडी होगी, एक्ट है ना मैडम, साथ में हो मेरे? बिल्कुल एन स्टैचू बन के बैठे हो, किसी ने बचपन में से बोल दे स्टैचू। ऑनलाइन वालों को सुन रहा है साथ साथ? यस सर। चलो। सो देन एक और चीज़, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है,
प्राइमरी लोकेशन है न्यू दिल्ली में, बट इसकी रीजनल बेंचेस भी हैं। कहाँ कहाँ है ना भी याद रहे, बट ध्यान रखना भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, 4 रीजनल बेंचेस भी हैं। कहीं को सोचे एक ही है, बट ऑप्शन वाला आपको कंफ्यूज कर जाए, तो 4 रीजनल बेंचेस भी हैं। एंड चेयरपर्सन इनके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जुडिशियल मेंबर्स रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे, एक्सपर्ट मेंबर्स विद एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सो कॉम्पोजिशन एटलीस्ट चेयरपर्सन अपने को पता होना चाहिए, राइट? गलत ऑप्शन कैसे बनानी थी इसकी? चेयरपर्सन इज मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना? साथ साथ अज्यूम करते चलना है क्या क्या हो रहा है। देन स्ट्रक्चर और बेंचेस एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 एक्सपर्ट मेंबर टू इंश्योर बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ये 2020 के बाद से हम इतनी डिटेल करने लगे हैं, नहीं तो पहले हम करते थे एनजीटी 2010 की एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी, इन्वायरमेंट केसेस, थैंक यू। 2020 के बाद क्या हो रहा है? डिटेल में घुस के सवाल पूछ लेते हैं, कहीं से भी कुछ ऐसी गली ढूंढते हैं जो आपको ना पता हो, जो आम आदमी को ना पता हो, फिर गैस करना पड़े, बट मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि हम पढ़ ही लें, है ना? सो देन स्कोप, एनजीटी हैंडल्स सिविल केसेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सारी पोल्यूशन वाली एक्ट्स हैं, याद नहीं करना, हमने नेगेटिव याद करना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंदर नहीं फॉल करती, बिकॉज उसके पास अपना खुद का ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म है, राइट जी? बाय द वे एक्ट्स की क्रोनोलॉजी तो याद है, नहीं तो अभी आई अगेन इन द क्रैश कोर्स आई गिव यू निमोनिक ऑन दिस एज वेल कि कैसे याद करना अगर भूल जाता है, राइट? सो देन स्पेशल पावर्स एपेलेट अथॉरिटी फॉर एनवायरमेंटल केसेस है, अपील में जा सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का केस भी, ये भी ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ओरिजिनल केस नहीं जाता यहाँ पे, अपील में यहाँ आ सकते हैं, राइट? कंफ्यूज करें तो ये भी बताओ। सो ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना? दे आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी, सीआरपीसी, दे आर सपोज टू बी बाउंड बाय नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स। कौन से होते हैं जी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स? जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए। 2 कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं? हैं nobody should be condemned unheard। एक तो nobody should be a judge in his own case and nobody should be condemned unheard। सबको right to be heard मिलेगा ही मिलेगा। these are the bona fide, यहाँ justice must be done, not only be done but also should be shown to have been done, but 2 core principles यही रहेंगे, बहुत सारे principles हैं, right? anyhow so this is natural justice से बाउंड है। बायोमेडिकल वेस्ट वाली डिटेल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है जी। देन डार्क कॉमेट, इसमें क्या है जी? कॉमेट्स वो थे जो हमने देखा कि ये वुड्स क्लाउड से आते हैं और सन के आसपास आते आते इनकी जो टेल है वो ग्लो करती है। कॉमेट जा रहा है आगे, एस्ट्रॉयड टाइप की बॉडी होती है, पत्थर सा होता है, घूमता है, सन के पास जब निकलता है, बहुत कहाँ से आवाज़? अच्छा कोई ना, मेरे को भी आदत है पैर हिलाने की, बट इंश्योर की आवाज़ ना आए, है ना? हाँ अब हिला लो। हाँ चलो, नो कमेंट्स। एनी हाउ सो सन के साथ क्या होता है जी? इनकी टेल ग्लो करती है, बिकॉज इससे मटेरियल रिप ऑफ हो जाता है जो सन के रेज के साथ, सन के एमिशंस के साथ रिएक्ट करके ग्लो करता है। तो कॉमेट्स यूजली ग्लोइंग टेल वाले होते हैं, है ना? वुड्स क्लाउड से बहुत लंबा गेड़ा मार के आते हैं, सन के पास जब निकलते हैं तो ग्लो करती है टेल। फॉर एग्जाम्पल हेलीज कॉमेट कितने साल बाद आता है? 75 ईयर्स। है एनवायरनमेंट नॉट साइंस। चलो साइंस ओके, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे अगेन ऐसे। सो बट अब हमने देखा है 2016 में पर्टिकुलरली नोट किया कि कुछ कॉमेट्स होते हैं जो जिनकी टेल ग्लो नहीं करती। मेरे ख्याल सबसे ज़रूरी लॉजिक ये है कि क्यों ग्लो नहीं करती। बिकॉज ये डार्क कॉमेट्स डार्क इसलिए हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया इतना छोटा है कि इससे मटेरियल रिप ऑफ ही नहीं हो पाता इतना कि उसको आग लगाई जा सके या उसको ग्लो कराया जा सके, है ना? सो इनका सरफेस एरिया छोटा है, बट ये कॉमेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, वही चक्कर लगा रहे हैं। इनर एंड आउटर डार्क कॉमेट्स दोनों हैं, और डार्क कॉमेट की टेल नहीं ग्लो कर रही है तो कोई भी बता देगा डार्क है इसलिए, है ना? बट क्यों नहीं कर रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज आई थिंक द सिंगल लॉजिक विच माइट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। नहीं तो घुमा फिरा के जितना मर्जी पूछ लो, जैसे मैंने बोला डार्क है तो ब्लैक होल है, ब्लैक होल नहीं है वो, एस्ट्रॉयड टाइप ही है बेचारा,
ब्लैक होल को तो बहुत ज़्यादा मास चाहिए, मास ही नहीं है बेचारे के पास। मास होगा तभी तो ग्रेविटी होगी, चिड़िया होगा तो घोंसले होंगे, है ना, आशा होंगे तो भोसले होंगे। ये बेचारों के पास तो मास ही नहीं है, ये कैसे ब्लैक होल बिहेव करेंगे। सो साइंस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना, जितना मर्जी घुमा लो गलत नहीं हो सकता, राइट। सो लेट्स लुक एट इट। अंधेरा क्यों है? सो नासा साइंटिस्ट आर स्टडिंग क्लोजली न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड डार्क कॉमेट्स। अगेन सेलेस्टियल बॉडीज हैं, घूम रही है ना, ग्लोइंग टेल्स एंड रिजेंबल विच लैक द ग्लोइंग टेल्स एंड रिजेंबल एस्ट्रॉइड्स। ग्लोइंग टेल नहीं है तभी डार्क कॉमेट है। देन द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डार्क कॉमेट्स केम इन 2016 जब हमने एस्ट्रॉइड 2003M को देखा, बट याद नहीं करना इसे। सिंस देन एस्ट्रोनॉमर्स हैव कंफर्म्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ डार्क कॉमेट्स विद इन अ स्टडी पब्लिश्ड व्हिच रिवील्ड 14 such objects. They fall in two main categories: outer dark comets which have eccentric orbits, मतलब टेढ़े मेढ़े, eccentric is not normal, है ना, and are larger inner dark comets which are smaller and closer to the sun with nearly circular orbits. Eccentric is centralized नहीं है, अलग अलग जगह घूम रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स वाले भी हैं, इसेंट्रिक भी। इसेंट्रिक इज आउटर डार्क कॉमेट्स एंड सर्कुलर वाले इज इनर डार्क कॉमेट्स, राइट। डार्क कॉमेट्स आर ऑफन स्मॉल, just a few meters to a few hundred meters wide. They have less surface area for material to escape and form into beautiful tails, right. बेसिक ये आइडिया है कि उनका सरफेस एरिया कम है, तभी उससे उतना मटेरियल हट ही नहीं पाता कि वो डार्क नॉर्मल कॉमेट की तरह टेल बना सके। क्लियर जी बात? चलो, दे ऑफन स्पिन क्वाइट रैपिडली, छोटा है जल्दी जल्दी घूम जाता है ना, जो भारी होता है उसे घूमने में टाइम लगता है, राइट जी। एंड डिस्पर्स एस्केपिंग गैस एंड डस्ट इन ऑल डायरेक्शंस मेकिंग देम लेस विजिबल। जल्दी घूम रहा है तो वो उसका मटेरियल भी इधर उधर फैल रहा है, अगेन लेस विजिबल हो गया। दे फॉलो elongated elliptical paths that bring them close to the sun before sweeping back to the farthest reaches of the solar system. वहीं से आ रहे हैं तभी तो इन्हें कॉमेट बोला जा रहा है। अगर ये मार्स जुपिटर के आसपास ही घूम रहे होते तो एस्ट्रॉइड होते, राइट। दूर से आ रहे हैं ये लोग। देन IPBS रिपोर्ट, एक ही बात है यार, ये बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। रिपोर्ट तो चलो नेक्सिस रिपोर्ट है, बायोडिवर्सिटी, हेल्थ, वाटर, क्लाइमेट चेंज के नेक्सिस को बता रही है, बट ये ऑब्सक्योर सी बॉडी एज सच ना आ जाए, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इंटरलिंकेजेस बिटवीन बायोडिवर्सिटी, वाटर, फूड, health is known as the Nexus report. It has been released by the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Intergovernmental मतलब सरकारों के बीच में, है ना। कई बार ये भी पूछ लेता है दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी और हैज़ NGOs। यूजली कल्ला इंटरगवर्नमेंटल हो तो गलत होता है ना, ये भी ध्यान रखना, राइट। सो इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकर्स विद मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ 5 इंटरकनेक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं लाइफ के लिए। दीज आर बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। इन पांचों के नेक्सेस के लिए रिपोर्ट बनाई है। मतलब क्या कि एक दूसरे का इफेक्ट क्या होता है, कि बायोडाइवर्सिटी पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या हो रहा है, फूड पे बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर पे, वाटर पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो हमें सब के लिए, अगर ये बेसिकली आइडिया क्या है कि अगर आपने डेवलपमेंटल प्लान्स बनानी है, ग्रोथ का मॉडल बनाना है, तो कल्ले फूड का नहीं बनाना कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में ये करेंगे हम, वाटर प्रोटेक्शन में, कंजर्वेशन में ये करेंगे हम। वी हैव टू हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो वाटर स्ट्रेस बढ़ेगी। आपने वाटर कंजर्वेशन का प्लान बना लिया, क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर दिया। एग्रीकल्चर को ग्रोथ का प्लान बना लिया, वाटर को भूल गए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में शायद ये इशू हुआ है ना, ये वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा चावल लगाने लग गए, जबकि वो नेचुरली क्लाइमेटिकली स्पीकिंग इट वाज नॉट मेंट टू ग्रो राइस इन दैट एरिया बिकॉज ऑफ लेस वाटर और डेफिसिट वाटर कंडीशंस। अब क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा, हम नीचे नीचे जा ही जा रहे हैं, पानी मेरे ख्याल 150 फीट पे आने लग गया आजकल पंजाब में, है ना। तो 10, 12, 15 साल, ज़्यादा भी नहीं, 100 साल नहीं, हमारी ज़िंदगियों में ही अगर ऐसा चलता रहा तो पंजाब हरियाणा डेजर्ट बन जाएगा, है ना। बिकॉज बहुत नीचे पानी पहुंच गया, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल, उसमें फिर पानी में दिक्कतें भी आने लगती हैं, फिर धीरे धीरे मिट्टी भी अपनी जवाब देने लगती है,
सो 10-15 साल में अगर ऐसा काम चलता रहा तो पंजाब डेजर्ट बन जाएगा। तो सर उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए करना चाहिए, उसके लिए एमएसपी स्क्यूड है। फार्मर बैठ जाते हैं एमएसपी का इलाज करो तो कि भैया हमें मारा मारा, और फार्मर फिर आड़तियों के पीछे भी चलते हैं, फार्म लीडर के पीछे भी चलते हैं। आंदोलनकारी भी हमारे देश में बहुत सारे हैं जिनका काम ही डेली आंदोलन करना है ना। कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। हंगर स्ट्राइक भी करते रहते हैं। हाँ, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं कुछ लोग। अनफॉर्चुनेटली एक बाबा जी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है जो इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी दो, एक महीना हो गया ना शायद लगभग। सो एनी हाउ बट दीज थिंग्स आर टू बी डेल्ट कॉम्प्रिहेंसिवली, दिस इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग। लोग इतनी हंगर स्ट्राइक करते कैसे होंगे? हमारे पास हैं एक आध आंदोलनकारी, अभी वो क्लास में नहीं है, जब आएंगे उनसे आपकी डिटेल में डिस्कशन करा देंगे। आंदोलनकारी भी हैं हमारे पास एक आध, उन्हें नॉर्मल नहीं, ये लोग ना, मैंने जो ऑब्जर्व करा अपनी ज़िंदगी में कि ये लोग ना दे फीड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई नॉर्मल काम हो ना तो इनसे होता नहीं है कि आके चुपचाप पढ़ लो, खाना खा लो, सो जाओ ना। जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा ना वहाँ पे ये उड़ के आएंगे। सो उनका वो प्रोफेशन सा हो जाता है कि मैं तो आंदोलनकारी हूँ। भूख लगती हो IV लगवा लेते हैं। लड़ने का भी मन नहीं करता किसी से। और वो भी देखो, देयर आर डिटेल्स टू इट कि जब आप फूड स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हो तो कुछ देर बाद आपका टेस्ट होता है। जब वो लैब टेस्ट लेके चले गए, कुछ नहीं खाया, फिर बदल लो बंदा, कर लो कुछ, है ना। IV फ्लूइड्स ले लो, अदर थिंग्स एज वेल, इट कैन बी मैनेज। टेस्ट में तो आ ही जाता होगा। नहीं, लिक्विड्स अलाउड होते हैं हंगर स्ट्राइक में, मतलब जूस आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में लिक्विड्स नहीं अलाउड। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स झूठ नहीं बोल सकते, टेस्ट करते हैं वो आके लैब में। ऐसे नहीं मैंने खाना नहीं खाया, रात को शाम को चुपचाप परोठे खा रहे थे, बोलो। मेरे वहाँ तो ऐसे मान जाते हैं। तो आपके घर वाले हैं ना, वो सॉफ्ट हैं, वो बेचारे आपसे प्रेम प्यार में मान जाते हैं। सर उनकी जो आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने करा था स्ट्राइक, जो पोटीधर, हाँ उनका भी हंगर स्ट्राइक से डेथ हुई थी। हाँ हंगर स्ट्राइक से। एक अपनी आयरन शर्मिला थी, कौन? आयरन शर्मिला, द आयरन लेडी। वो कितने साल हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको नाक के थ्रू फीड करा जाता था। बड़े ही अजीब किस्सा था यार वो। बड़े साल उन्होंने अफस्पा हटाने के लिए मणिपुर में, तो इतने साल वो स्ट्राइक पे थी, इतने साल वो स्ट्राइक पे थी, और उन्हें मतलब भगवान की तरह वर्शिप करा जाता था, नियर अबाउट दैट मदर टेरेसा टाइप्स। पर उस औरत ने क्या करा पता नहीं, क्या माइंड चेंज हुआ, नहीं इलेक्शन में खड़े हो गए। इलेक्शन में खड़े हुए, वो भी हटा दिया अपना नाक वाला, जब तक मुझे पता है जितना। इलेक्शन हार गए, फिर कुछ ऐसे शादी वादी भी कर ली, और मेरे ख्याल पता नहीं इधर उधर की बातें भी। आई विल नॉट से इट ऑन कैमरा, बट शी चेंज्ड अ लॉट। आई सेड शी चेंज्ड अ लॉट। अब ऐसा कुछ नहीं है। फेमस तो हो जाता है बंदा नहीं। ओ शी वर्ल्ड फेमस हो गए थे वो, कि इतने सालों से। आयरन शर्मिला, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते थे उन्हें। आप देखना, सर्च करना, मिलेंगे। बहुत साल उन्होंने खाना नहीं खाया, बट अगेन हिम्मत तो थी। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस माइट बी इंपॉर्टेंट। इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, IPBS अकेन टू IPCC। IPCC क्या? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। फॉर क्लाइमेट चेंज इवेल्युएट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन बायोडाइवर्सिटी। IPCC में भी ध्यान रखना, वो पेपर में आता है कि ये खुद से साइंस की नॉलेज क्रिएट नहीं करता, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे लेके पढ़ के एनालिटिकल रिपोर्ट बनाता है ना। तो वैसे ही ये बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड फॉर क्लाइमेट चेंज इवेल्युएट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड असेसेस देयर करंट स्टेट, की क्या क्या अभी हो सकता है। कब एस्टैब्लिश हुई है जी? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। इट इन्फॉर्म्स सेवरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द UN। हाँ, IPCC पुरानी है, वही तभी कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। IPCC अलग है, दिस IPBES अलग, एक नहीं है, राइट। ये भी UN की बॉडीज़ को इन्फॉर्म करती है, लाइक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन एक्सेट्रा। जस्ट लाइक ये IPCC, IPBES टू डज नॉट प्रोक्योर न्यू साइंस, इट ओनली इवेल्युएट्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो इस नेक्सस रिपोर्ट कौन लेके आया? IPBES, नॉट IPCC। और ये कब बना है? 2012 में। और ये भी इंटरनेशनल बॉडीज़ को इन्फॉर्म करता है। आई थिंक इससे आगे ऑब्सक्योर बॉडीज़ के बारे में नहीं पूछना चाहिए।
इनकी फर्स्ट रिपोर्ट 2019 में आती है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करती है। कोई बात नहीं, गो थ्रू इट, डोंट ट्राई टू लर्न इट। जो लर्न करने वाली बात थी वो इसी स्लाइड पे थी, लर्न दिस ओनली, राइट। दिस रिपोर्ट बिकेम द फाउंडेशन फॉर this coming Montreal Global Biodiversity Framework of 2023 which set 23 targets to halt biodiversity loss by 2030। ये तो पता है ना अपने को, जिन्होंने इन्वायरमेंट नहीं करा नहीं पता, बट जिन्होंने करा है पता है ना। कमिंग मॉन्ट्रियल टारगेट 2022 में 23 टारगेट्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं, सबको पता है? नहीं पता तो अब नोट कर लेना। की टारगेट्स प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड, फ्रेश वाटर एंड ओशंस, रिस्टोरिंग 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, ये पता होना चाहिए, राइट। Then key highlights of the Nexus report, just the headings we'll go through। Strong interconnections between global challenges के सारे challenge, water का deficit, biodiversity का loss, climate change, ये सारे interlinked है, तो हमें प्लान इनकी comprehensive बनानी चाहिए। एक वन हेल्थ का कंसेप्ट आया था, वो भी ऐसी comprehensive कोई बात थी। What is वन हेल्थ? कोविड के टाइम पे आया था वन हेल्थ। एनीबडी? याद तो है पर भूल गया। वेरी गुड। वन हेल्थ था कि जैसे अब हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ के पॉलिसीज़ हैं, नहीं, सो वो था, वो आयुष्मान की बात है वन हेल्थ कार्ड, बट दिस इज़ वन हेल्थ कंसेप्ट बाय WHO। सो अभी हमारे पास प्रेजेंटली क्या है? डिस्पेंसरी है ना, हॉस्पिटल्स हैं, इंसानों के अलग हैं, इंसानों के डॉक्टर अलग हैं। देन देर आर वेटनरी हॉस्पिटल्स, मज्जों के, कुत्तों के, जानवरों के, सबके, है ना। दोनों को अलग अलग डील करा जाता है। वेटनरी डॉक्टर अलग होते हैं आपस में, MBBS एंड ह्यूमन वाले डॉक्टर अलग होते हैं। बट हमने देखा कि सारी बीमारियां जितनी पीछे बड़ी बड़ी आई हैं, कोविड, सार्स, मर्ज एक्सेट्रा, ये सारी जानवरों से इंसान में आई हैं। सो हमें ये देखना है कि एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ, ये आपकी वो किताब में ऐसा डायग्राम भी होगा। एनिमल हेल्थ है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट हेल्थ, जहाँ ये तीनों मीट करती हैं, दैट इज़ वन हेल्थ। बनाया होगा वो छोटी वाली किताब, नहीं है, आप बना देना। एनी हाउ, सो वन हेल्थ क्या है? दैट नाउ आवर हेल्थ इज़ इंटरलिंक्ड। एनिमल हेल्दी रहेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे, तभी इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा। तो देयर शुड बी कॉमन प्लेटफॉर्म्स फॉर डिस्कशंस कि यार जानवरों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन्हें क्या क्या दवाई मिलनी चाहिए, है ना, और इंसानों में इनसे क्या इशू हो सकता है। सो नाउ द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ, वैसा ही कुछ नेक्सस रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ हेल्थ नहीं, फूड डाइवर्सिटी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, दीज आर ऑल्सो लिंक्ड। सो अगेन कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें करो, प्रेपरेशन इज ऑल्सो लिंक्ड। अब कल्ला इन्वायरमेंट कल्ला इकॉनमी नहीं पढ़ सकते, इन्वायरमेंट और इकॉनमी का मिक्स सवाल आ जाता है। GS 1 में साइंस का सवाल आ जाता है, होता है ऐसे, और GS 3 में, GS 1 तो आना ही है, एथिक्स वाला सवाल भी आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा घूम फिरा के। स्टेटमेंट मिक्स कर रहे हैं, टॉपिक मिक्स कर रहे हैं, प्रीलिम में भी वही इफेक्ट आ रहा है। सो आइसोलेटेड स्टडी नहीं करनी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कि सारे सब्जेक्ट ना कहीं जाके मिल रहे हैं, है ना, दे आर नॉट सेपरेट। अल्टीमेटली सारी स्टडीज़ एक हो जाती हैं। वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर देम वेल इन डिटेल। बट डिटेल में अगर शुरू से प्रिपेयर करें तो कितनी मुश्किल आती है। मेरे फ्रेशर स्टूडेंट से पूछें कि सर एक सब्जेक्ट ही हम हाई लेवल पे कर रहे हैं, हमारे धुएं उड़े हुए हैं, ये क्या हो रहा है, ये है ना। सिंपल आके लिस्ट कर देना, जिंदगी है ना, 2-3 साल उसमें ही लग जाते हैं कि यार ये तो किया नहीं था, वो तो किया नहीं था। बहुत बुरा लगता है, एक में नंबर आते हैं 90, दूसरे में सीधा 30 पे गिरते हैं। हाँ, सो एनी हाउ दैट इज़ व्हाट आवर प्लान इज। होपफुली ऑल गोज वेल। ये रेनी डेज खत्म होके सनी डेज भी आएंगे एंड वील शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर। एनी हाउ, सो स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस हैं जी। देन रिस्क ऑफ आइसोलेटेड अप्रोच, फूड प्रोडक्शन पे आप फोकस कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज उसे और हार्म कर देगा। सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हो, बाकी चीज़ें रेजिलिएंट नहीं रहेंगी, राइट। सो व्हाट वी नीड इज सिनर्जिस्टिक अप्रोच, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके पॉइंट्स नहीं याद करने, जस्ट रीड देम वंस, दैट्स इट। Then nanoplastics and antibiotic resistance. Why do I keep on saying antimicrobial? It is antibiotic resistance. Basically antibiotic resistance का मतलब क्या होता है, क्या टॉपिक है ये? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए खाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एमॉक्सीसिलिन, फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सीन वाली सारी एंटीबायोटिक मान लेना फॉर योर जनरल हैक्स, राइट। सो बैक्टीरिया को मारने के लिए खाते हैं, बट कई बारी बैक्टीरिया को क्या हो जाता है, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, नहीं मरते एंटीबायोटिक से। दे डेवलप रेजिस्टेंस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स। जैसे एक बहुत पॉपुलर आइडिया है कि बैक्टीरिया जा रहा था, उसको वायरस मिला, वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। अब वायरस तो मरता नहीं एंटीबायोटिक से, है ना, एंटीवायरल इज समथिंग एल्स। हम लोग जुकाम में एंटीबायोटिक खाते हैं, हमारी गलती है, बट एंटीवायरल इज अनदर क्लास ऑफ ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियल विल किल ओनली बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया जा रहा था आराम से घूमता फिरता, वायरस ने उसे बीमार कर दिया, वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। सो ये बैक्टीरिया था भाई, इसके अंदर वायरस चला गया। जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर वायरस नहीं था, इसे लगा मैं बीमार हो गया हूँ, बट जब तक बैक्टीरिया के अंदर वायरस नहीं था तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर जाता था, भागता था। बट अब इस वाले बैक्टीरिया के अंदर वायरस आ गया, इसे लगा मैं बीमार हूँ, बट इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी आ गई, क्योंकि वायरस का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इसके पास आ गया, तो अब ये एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। दिस इज वन पॉपुलर आइडिया अबाउट एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, AMR डेवलप हो रहा है कि वायरस ही जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है और वो बैक्टीरिया फिर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो रहा है ना। देन उसके साथ जो अब न्यूज़ में है, कैसे हो रहा है जी, नैनोप्लास्टिक्स हर जगह फैली जा रहे हैं। नैनोप्लास्टिक्स होते हैं 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक, प्लास्टिक का साइज बहुत छोटे छोटे, है ना। ये सारी जगह फैले हुए हैं। सी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इनका, ओशन में, मछलियों के अंदर पाए जा रहे हैं, इंसानों के अंदर पाए जा रहे हैं, इवन ब्रेस्ट मिल्क में पाए गए इंसान के। सो इनसे क्या हो रहा है, बेसिकली बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे होता है, जेनेटिक चेंज। एंटीबायोटिक तो हमने बैक्टीरिया के जीन्स को देख के बनाई थी कि इसको ऐसे मारेंगे, उसमें जेनेटिक चेंज हो जाएगा तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। सो वी हैव सीन नाउ दैट नैनोप्लास्टिक्स आर इंड्यूसिंग change in the bacteria, in the genetic makeup of the bacteria, and that is leading to antibiotic resistance. So one more reason of antibiotic resistance is nanoplastics, right? So options में वो कुछ भी पूछ सकता है कि nanoplastic cause antibiotic resistance, or which other following can cause antibiotic resistance, bacteriophage, viral infection, this, है ना। सही है जी बात। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बाय द वे? वो वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है ना। गंगा में हम बोलते हैं कि पाप धुल जाता है, पाप तो पता नहीं मुझे धुलता है कि नहीं, बट वहाँ पे बैक्टीरियोफेज बहुत सारे हैं। तो जब आप डुबकी लगाते हैं तो आपकी बॉडी पे जितना बैक्टीरिया है वो मेजरली धुल जाता है। मिट्टी विट्टी आ जाती है, पोल्यूशन आ जाता है, फिर नॉर्मल पानी से नहाना है, बट बैक्टीरिया धुल जाता है बहुत सारा, राइट। सो नैनोप्लास्टिक्स, a recent study has highlighted that nanoplastic derived from single-use plastic bottles contribute to spread of antibiotic resistance. Primarily single-use plastic से antibiotic resistance बढ़ रहा है ना। और बाय द वे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है उसे सुपर बग भी बोलते हैं। ये भी आ चुका पेपर में एक बार, सुपर बग क्या है। सुपर बग मतलब ये बग, ये बीमारी करने वाला पैथोजन अब एंटीबायोटिक से नहीं मर रहा, सही। So understanding antibiotic resistance, it is type of antimicrobial resistance where bacteria evolve to withstand the effect of antibiotics, making infections harder to treat. एक बहुत ही इनफेमस बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो चुका है, ई कोलाई, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन्फेक्शंस टू ट्रीट, ई कोलाई। और इंडिया के पानी में भी हो सकता है, बिकॉज हमारी फीकल मैटर में, पॉटी में होता है ई कोलाई। और इंडिया का जो पानी है वो ढंग से अगर फिल्टर नहीं हो रहा और हम वही पानी पिए जा रहे हैं तो शायद हम ई कोलाई साथ में पी रहे हैं। वेरी ट्रू, माइट सीम हाय क्यों बोल रहे हो सर, बट सच है, राइट। सो मैकेनिज्म, इट अकर्स ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस दैट अलाउ बैक्टीरिया टू न्यूट्रलाइज और एवेड ड्रग्स, है ना। जेनेटिक चेंज हो गया, बैक्टीरिया मर नहीं रहा एंटीबायोटिक से।
So impact on gut bacteria, nanoplastics can transform Lactobacillus acidophilus, this is a bacteria, a beneficial gut bacteria into AR gene carrier. ये AR genes जो हैं ये हमने देखा है कि AR genes make the bacteria एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. AR जीन नहीं याद करना, बस अपने को इतना ही बहुत है कि नैनोप्लास्टिक से रेजिस्टेंस हो रही है. देन दिस कैन बी अ क्वेश्चन, जीन जंपिंग होता है तो ये भी होता है. हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर. ये लिख लो छोटा सा. वर्टिकल जीन ट्रांसफर है कि जब आप अपने ऑफस्प्रिंग को दे रहे हो, बाप अपने बच्चे को दे रहा है. वर्टिकल जीन ट्रांसफर इज बिटवीन, हाँ जी, इज बिटवीन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. Right, then horizontal gene transfer across species. Species में इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, नॉट पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग. सर जीन जंपिंग में क्या था? सर जो समझ आ रहा है वही लिखती हूँ मैं, जो नहीं जीन, समझ में आता वही लिखती हूँ. अच्छा, इसमें दो ही बातें हैं. जीन जंपिंग, मैडम क्या था जीन जंपिंग? एक से दूसरी जगह जीन जा रही है, दैट इज वन ट्रांसफर ऑफ जीन्स अक्रॉस विद इन ऑर्गेनिज्म. हाँ जी, हाँ. तो क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, जीन क्या होता है ये पता है? अच्छा, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जीन ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है. अगर माँ बाप, पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. नेचुरल नॉर्मली, और आगे हम इनहेरिटेंस में देते हैं ना, नॉर्मली हो रहा है. वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. अगर स्पीशीज़ में क्रॉस फैले कि एक स्पीशीज से दूसरी में चले गई ड्यू टू सर्टन इंट्रैक्शंस, दैट वुड बी कि कुत्ते से इंसान में आ गई, इंसान से गधे में चलेगी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. या बैक्टीरिया के एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चलेगी, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. ठीक है. जो ना समझ में आए ये नहीं कि लिखना नहीं, पूछना है कि सर ये नहीं समझ में, मैक्सिमम चीजें समझ में नहीं आएंगी. नहीं आएंगी मेरे से पूछो, मैं समझाऊंगा. इफ़ आई से नो देन कैच होल्ड ऑफ मी. बट ऐसा नहीं है कि बिना समझे चले जाना है. ये फिर फ़ायदा क्या हुआ क्लास का. किसी को भी, इवन ऑनलाइन ऑफलाइन सबको, कुछ भी छोटी सी बात भी नहीं समझ आ रही, पूछो. आई विल नेवर से नो टू इट. राइट. सो देन पॉलीइथाइलिन टरपैथलेट बॉटल ड्राइव्ड, ये जो पेट बॉटल बोलते हैं जिसे हम, ध्यान रखना. सो पेट बॉटल ड्राइव्ड नैनोप्लास्टिक्स PNBPs फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ AR जीन फ्रॉम ई कोलाई टू लैक्टोबैसिलस. कहाँ से कहाँ जा रही है? ई कोलाई में जो हार्ट ट्रीटमेंट वाली जीन थी वो लैक्टोबैसिलस को जा रही है. तो ऐसे और को भी जा सकती है. हो क्या रहा है प्रोसेस में कि नैनोप्लास्टिक के करके ई कोलाई की जीन दूसरे बैक्टीरियाज में फैल रही है, या किसी भी बैक्टीरिया की जीन दूसरे बैक्टीरिया में फैल सकती है. सो वो जेनेटिक चेंज करके बाकी बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो रहे हैं, है ना. समझ गए कंसेप्ट. बस इतनी सी बात थी. राइट जी. नैनो प्लास्टिक्स क्या होते हैं पता है हमें? 1 to 100 नैनोमीटर वाले प्लास्टिक्स होते हैं साइज. हाँ जी, 1000 नैनोमीटर, नॉट 100. राइट, 1000 नैनोमीटर वाले प्लास्टिक्स होते हैं, छोटे छोटे. सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ है? वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में या फिर ओशन या मेरीन बॉडीज़ में. राइट. देन आयरिस प्रोग्राम, इसमें जस्ट एक डिटेल मैं कहना चाहूँगा, याद करो. यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम का है. दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं. यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. एंड एक और टर्म थी, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे लिखता हूँ मैं कहीं गलत ना लिख दूँ. लेट मी चेक दी. हाँ, देन देर इज़ वन टर्म ओवर हियर, स्पेस राइज. Space Rise. This is again, Space Rise is a collaboration between private European space companies. ऐसी सी टर्म्स कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं. सो आयरिस प्रोग्राम किसका है? दिस इज कनेक्टिविटी सैटेलाइट्स का प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और स्पेस राइज यूरोपियन प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट स्पेस कंपनीज का एक कोलैबोरेशन टाइप है. ये दो टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट स्पेस कंपनी यूरोप की ना? यूरोप की. ठीक है. सो डिटेल्स देख लेते हैं. बेसिकली आयरिस प्रोग्राम क्यों चलाया जी इन्होंने?
They say European Union's third flagship program designed to offer what? Connectivity services to governmental users as well as private companies and individuals. सबको कनेक्टिविटी देगा. इसमें दोनों मीडियम अर्थ एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होंगी. राइट, वी अंडरस्टैंड दीज ऑर्बिट्स. जिन्होंने साइंस पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा डोंट वरी, आएगा. ऑर्बिट्स क्या होता है? जिसमें सैटेलाइट घूमे, है ना. तो लो अर्थ ऑर्बिट लोअर हाइट पे 160 to 2000 किलोमीटर कि उससे भी ऊपर 2000, राइट. देन उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट, देन हाई अर्थ ऑर्बिट, राइट. सो इसको डिटेल्स भी पढ़ेंगे. बट ऑर्बिट जहाँ सैटेलाइट घूम रही है, मून कौन से ऑर्बिट में? मीडियम, लो, हाई, कौन से में? मिडल पाथ. अरे मून कितनी दूर है देश से, ओ दुनिया से? 8000 के आसपास है ना कुछ, 8000 किलोमीटर. नहीं पता नहीं. ये तो मतलब इतना दूर तो यार हमारे इंडिया के सरहद आ जाती है. तो हायर में बोल रही हूँ. मतलब एक तरफ को जाओ तो पाकिस्तान आ जाएगा, दूसरी तरफ को जाओ तो मून आ जाएगा. अच्छा, ऊपर को 8000 जाएंगे, मून आ जाएगा. चल के देखते हैं आज. महिमा जी प्लेन लाए हो अपना? कल ले आना, चलेंगे हिमाचल. अभी सेब का सीज़न है क्या हिमाचल में? फिर प्लेन क्या कर रहे हो? अभी सेव करके रखा हुआ है, रिपेयर हो रहा है. चलो 8000 नहीं, बहुत दूर है यार. ना हाई बोल रही हूँ. हाँ, हाई अर्थ ऑर्बिट में ऑब्वियसली, और हाई अर्थ ऑर्बिट है डेफिनेटली, राइट. तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ज़्यादातर की जाती है वो इसी में होती है, लोअर यार उसकी क्लासिफिकेशन ना हम दूसरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे. काम के लिए. यूजली मीडियम में होती हैं, बट उसकी क्लासिफिकेशन हम अलग जगह देखेंगे. ट्रांसफर ऑर्बिट्स एंड दोज काइंड्स ऑफ ऑर्बिट सारा साइंस का कराओगे ना क्रैश कोर्स में, करा देंगे. पैसे देने पड़ते हैं उसके. पोलर ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट्स, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, उसमें देखेंगे, उस टाइप ऑफ डिवीजन में देखेंगे. ये जो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल एंड हाई है, ये एल्टीट्यूड के हिसाब से है डिवाइडेड. बट वो टाइप ऑफ इंक्लिनेशन पे भी है कि पोल्स के आसपास घूम रहा है, कि इक्वेटर के आसपास घूम रहा है, कि ट्रांसफ़र ऑर्बिट में है, स्टैटिक दिख रहा है कि हिल रहा है वहाँ से. वो चीज़ें हम देखेंगे, है ना. डोंट वरी एट ऑल, राइट. सो इट विल प्रोवाइड सिक्योर कनेक्टिविटी इन हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देंगे. चलो ठीक है, सही है जी. इट इज़ इंटरलिंक्ड कंप्राइज ऑफ 264 एंड 18 सैटेलाइट्स इन लो एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स. कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी हैं, बस इतना याद हो जाए, राइट. इट इज़ डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्पेस राइज. क्या है जी स्पेस राइज? अलायंस ऑफ लीडिंग यूरोपियन सैटेलाइट ऑपरेटर्स एंड स्पेस कंपनीज. स्पेस राइज ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट. बाकी ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं जानी. लार्ज वैरायटी ऑफ गवर्नमेंटल एप्लीकेशंस है, कनेक्टिविटी है, मैरीन टाइम, रेलवे, ऑल ऑफ द अबव है. कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा? सब. थैंक यू. नेविगेशन भी करेगा. अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, राइट. सो जस्ट अ मिनट, टेक अ मिनट, थोड़ा सा आप अच्छे से फ़ोटो को निहारो, टेक अ मिनट एंड थोड़ा सा दिमाग रिफ्रेश कर लो, फिर विल अंडरस्टैंड दिस.
हाँ जी, वेलकम बैक। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? Yes, sir. All right. So over here, listen to this fact. Foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें बहुत कंफ्यूज करता है ज़िंदगी में कि किस टाइम पे क्या होगा। बहुत बड़ा रीज़न इसका ये है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू, हमने टी शर्ट की वैल्यू देखनी है 1000 रुपये की है, शूज़ की वैल्यू देखनी है लेट्स से 5000 के हैं। हर चीज़ की वैल्यू हम किस में देखते हैं? रुपये में, करेंसी में। बट रुपये की वैल्यू किस में देखें? दो चीज़ों से वैल्यू क्रिएट होती है। डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे, कि 100 रुपये अगर आपको चाहिए तो कितना ब्याज लगेगा उस पर, 10% की, 20% की। अगर 10% लग रहा है तो 100 रुपये आपको कितने का मिल रहा है? 110 का। अगर 20% लग रहा है तो 100 रुपये कितने का मिल रहा है? 120 का, है ना। तो डोमेस्टिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे देखी जाती है पैसे की वैल्यू। एंड दूसरा फॉरेन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, कि लेट्स से 1 रुपया एक्स करेंसी कितने का मिलता है? 20x का मिलता है, या 1 रुपया 30x का मिलता है। और डॉलर में एक और कन्फ्यूजन होती है, बिकॉज डॉलर महंगा है तो हम ये भूल जाते हैं कि $1 80 रुपये का है। $1 80 रुपये का है। अब $1 85 रुपये का हो गया, तो कौन सा स्ट्रेंथन हुआ इसमें, रुपया कि डॉलर? डॉलर महंगा हुआ है ना। अब वापस जाएगा तो रुपया स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड। ये बोलता है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस हायर होगा, जो इन डिमांड होता है उसका प्राइस हायर होता जाता है। क्रैश कोर्सेज ही देख लो, है ना। तो इन डिमांड होगा उसका प्राइस हायर होगा, सो जिसकी कम डिमांड होगी उसका प्राइस कम होगा, है ना। सो सिंपल सी बात है, जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है। एक ही प्रिंसिपल, डिमांड ज़्यादा प्राइस ज़्यादा। सो अब हमने समझने के लिए क्या करना है, रुपये और डॉलर में से एक करेंसी को कमोडिटी मान लो, टी शर्ट मान लो, सिंपल समझने के लिए कि रुपया एक टी शर्ट है, ठीक है। अब टी शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया स्ट्रेंथन होगा। अगर रुपये की डिमांड कम होगी, टी शर्ट की डिमांड कम होगी, तो इसका प्राइस क्या होगा? अब बताओ, ये लिखा ही हुआ पर, अब रुपये की डिमांड बढ़ गई तो रुपया इस तरफ जाने की कोशिश करेगा कि इस तरफ? रुपये की डिमांड बढ़ रही है, दिस इज 85, दिस इज 80, 80 पे जाएगा। अगर 80 पे था तो 75 की तरफ जाएगा कि 95 की तरफ जाएगा? रुपये की डिमांड, समझ गए? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इस रुपया एक टी शर्ट है ना। तो अगर टी शर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो टी शर्ट महंगी होगी, महंगी होगी तो मतलब $1 में ज़्यादा टी शर्ट आएगी, कम? कम, ठीक है। अगर रुपया वीकन होगा तो ज़्यादा टी शर्ट आ जाएगी। क्लियर? सो वीकनिंग रुपी मीन्स डॉलर और महंगा हो गया, है ना, रुपया वीक हो गया, ठीक है। डेप्रीशिएटिंग रुपी मीन्स अगेन डॉलर वीक हो गया, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, सही। स्ट्रेंथनिंग रुपी मीन्स कि डॉलर सस्ता हो गया, 80 से 75 रुपये का डॉलर हो गया। तो अभी प्राइमरली क्या स्टोरी चल रही है कि डॉलर, US डॉलर बेसिकली वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को। तो US डॉलर को स्ट्रेंथन करी जा रहे हैं, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम करते, बढ़ा देते हैं, है ना। सो डॉलर डोमेस्टिक रीजन्स करके और ग्लोबल रीजन्स करके महंगा होता जा रहा है। तो इस कंपैरिजन में रुपया वीकन हो ही जा रहा है, बिकॉज डॉलर स्ट्रेंथन हो ही जा रहा है तो रुपया वीकन हो ही जा रहा है। सो बार बार अखबार में ये खबर आती है कि डॉलर नाउ एट हाईएस्ट लेवल एवर। अब 85 रुपीज़ के आसपास का $1 हो गया, जो कभी कुछ साल पहले 10 एक साल पहले 40-45 रुपये का होता था। 45 रुपये दो तो $1 मिल जाता था, अब 85 रुपीज़ देने पड़ते हैं, है ना। सो डॉलर हैज़ स्ट्रेंथनड अ लॉट, स्पेशली ड्यूरिंग आफ्टर कोविड। क्यों? चाइना क्या करता था, अपनी करेंसी जान के सस्ती रखता था और उससे वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाई जाता था। अब डॉलर ने कहा ठीक है,
आपको कारोबार तो मेरी करेंसी में करना है ना। मैं अपनी करेंसी को इतना महंगा कर दूंगा कि आपने इंपोर्ट तो करना ही है। मेरी करेंसी स्ट्रांग रहेगी, आप करी जाओ वीक, राइट। सो नॉट ड्यू टू इंडियन रीजंस प्राइमरली डॉलर स्ट्रेंथन हो जा रहा है, क्योंकि डॉलर भाग रहा है तो इंडियन रुपया उसके सामने वीक हो रहा है। तभी अभी निर्मला सीतारमन ने कहा था कि डॉलर रुपये इज़ नॉट वीकनिंग, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। इस पर बहुत सारे मीम्स बने, पर ये बात कहीं ना कहीं सच है ना, कि डॉलर अपने कारणों की वजह से स्ट्रेंथन हो रहा है और ड्यू टू नीड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक नीड्स डॉलर को स्ट्रेंथन होना पड़ रहा है। अमेरिका ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहा है। बट हमें इसमें से प्रीलिम के लिए क्या समझना है कि यार अगर लेट्स से सिंपल सी पहली बात, डॉलर्स डिमांड इंक्रीजेस तो रुपया क्या होगा, रुपी वुड वीकन, रुपी वीकन्स। देन दूसरी बात, इंडिया इंपोर्ट्स, थोड़ा डेरिवेटिव में जा रहा हूँ, इंडिया इंपोर्ट्स हायर फ्रॉम यूएस, कि लेट से हमने पहले एक साल 10 लाख के इंपोर्ट मंगाते थे, इस साल 1 करोड़ के इंपोर्ट मंगाए हैं, तो इससे रुपया क्या होगा, स्ट्रेंथन की वीकन? क्यों? ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी सप्लाई कम होगी उसका पैसा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है तो रुपया वीकन्स, राइट। देन इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर सर्विस टू यूएस, मोर सर्विसेज टू यूएसए। अब इससे क्या होगा, रुपया वीकन की स्ट्रेंथन? रुपया स्ट्रेंथन। ये भी समझ गए आप लोग तो। अब बताओ, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज हायर देन यूएसए, इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन इंडिया में हायर है, यूएसए में कम है, इससे रुपया वीकन होगा कि स्ट्रेंथन? डिराइव करने को कहूँगा। बोला तो आपने सही है, रुपया वीकन होगा इससे। कैसे बता दो, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। इसमें तीनों कंसेप्ट मिल गए एक्चुअली, सोच लो आधा मिनट। हाँ जी, मोहित नहीं, सिमरन जी बताइए। हाँ, एक्सपोर्ट कम होंगे। बेसिक आइडिया, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ना, है ना। महंगाई बढ़ रही है मतलब पैसे की परचेजिंग पावर कम हो रही है। लेट्स से मेरे पास 100 रुपये थे, आलू का प्राइस था 10 रुपये किलो, तो मैं 100 रुपये से कितने खरीद सकता था? 10 किलो आलू। 100 रुपये की वैल्यू थी 10 किलो आलू। अब आलू का प्राइस होगा 20 रुपये किलो, अब 100 रुपये से कितने खरीद सकता हूँ मैं? 5। तो वही 100 रुपये जो थे पहले, उसकी वैल्यू थी 10 किलो आलू, अब उसकी वैल्यू होगी 5 किलो आलू। तो पैसे की वैल्यू कम होगी, रुपये की वैल्यू कम हो गई। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ रुपी इरोड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, कम हो रही है, तो अगेन फॉरेन मार्केट में भी कम होगी। एक बात तो ये, दूसरा ये, हाँ, अगर डोमेस्टिक मार्केट में कम हो रही है तो नेसेसरीली कि फॉरेन मार्केट में भी कम? लाइकली दूसरे कारण से। क्या? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में यूएस के बंदे इन्वेस्ट करते थे, बट इन्फ्लेशन करके उनकी रियल रिटर्न दिख तो रहा है कि 100 रुपये लगाए थे, अब 10 किलो आलू जा रहे हैं, बट वो सिर्फ प्राइस हाइक है। जब वो कन्वर्ट कराते हैं तो उन्हें वही 10% रिटर्न की जगह 6% तो इन्फ्लेशन खा जाती है, 4% रिटर्न मिलता है। सो ड्यू टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया,
द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर गेटिंग लेसर रियल रिटर्न्स, तो वो भी इंडिया में अब कम इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेंगे, राइट? ठीक है बात? सो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ने से, इंडिया में इन्फ्लेशन हायर है, वहाँ पे कम है, तो रुपया वीकन होगा। ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार घुमा फिरा के पूछ चुके हैं, है ना? क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। इज इट क्लियर नाउ? पूछूं कल? आई लास्ट, राइट? सो अब खबर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। वाई द इंडियन रुपीज़ फॉलिंग? द इंडियन रुपीज हैज वीकेंड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। 85 रुपीज़ का $1 हो चुका है। इन अप्रैल द एक्सचेंज रेट वॉज अराउंड 83, फिर धीरे धीरे कम करते करते डेकेड को 61 था, अब 85 हो गया, वीकन हो गया रुपया। सो अंडरस्टैंडिंग द एक्सचेंज रेट, हम इंडियन करेंसी को यूज़ करते हैं दूसरी करेंसीज को बाय करने में, है ना, और फॉरेन ट्रेड करने में यूएस डॉलर में। सो देन वी ट्रेड इन करेंसीज, दैट लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब डिमांड एंड सप्लाई पे सारी दुनिया में लगभग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। अर्लियर वी यूज टू आर्बिट्रेरली अपने आप ही डिक्लेयर कर देता है डॉलर 20 रुपये का होगा, डॉलर 100 रुपये का होगा, बट अब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा उसका रेट हायर, जिसकी सप्लाई कम उसका रेट हायर, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसका रेट का क्या होगा? कम। वेरी गुड। सो इन द करेंसी मार्केट वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड लाइक कमोडिटीज, दीज रेट्स ऑफन फ्लक्चुएट ओवर टाइम। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या है जी? बाय डिमांड एंड सप्लाई। एज आई सेड, इफ इंडियन डिमांड्स मोर यूएस डॉलर, देन डॉलर बिकम्स, डॉलर इज स्ट्रेंथन्ड। अगर डिमांड डॉलर की बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा। देन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ट्रेड इन गुड्स, इंडिया इंपोर्ट्स मोर गुड्स फ्रॉम यूएस, देन डॉलर स्ट्रेंथन्स। इफ दिस स्ट्रेंथन्स द डॉलर, देन फर्दर जी, इफ इंडियंस परचेज मोर यूएस सर्विसेज, यूएस से सर्विस ज़्यादा ले रहे हैं, फेसबुक एक्सेट्रा को पैसे दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट के, है ना, देन यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स। देन इफ अमेरिकन इन्वेस्ट मोर इन इंडिया, देन इंडियंस इन्वेस्ट। इससे क्या होगा? अमेरिकन इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियंस कम कर रहे हैं वहाँ पे, इससे इंडियन रुपया स्ट्रेंथन होगा कि वीकन? अमेरिकन इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया का स्ट्रेंथन होगा, इंडिया स्ट्रेंथन होगा, इंडिया का रुपया स्ट्रेंथन होगा। कैसे? डॉलर फ्लड कर जाएगा, डॉलर आएगा यहाँ पे, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाए, इंडियन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अमेरिका में, फिर रुपी वीकन होएगा, डेप्रिशिएट होएगा या वीकन होएगा। सो 3 काइंड्स ऑफ डिमांड्स मेंशन्ड अबव। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये आजकल न्यूज़ में, इसको मैं पूछना चाहता हूँ। यूएस जब सैंक्शंस लगाएगा, हाई टैरिफ्स की बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब, हायर टैरिफ्स लगा देगा तो क्या होगा? यूएस के हायर टैरिफ्स लगाने पे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, अच्छा क्योंकि हम ज़्यादा ठीक है, सही बोला, आगे बताओ। डॉलर अप्रिशिएट करेगा अच्छा फिर रुपया, तो डेप्रिशिएट ही करेगा ऑफकोर्स। if UN bans or impose high tariffs, rupee drops as Americans no longer need rupees to buy the weakened dollar. सही? सॉरी, अगर सैंक्शंस लगाएंगे तो एज यू सेड अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, ना ही जो हम इंपोर्ट्स ले रहे हैं वो भी महंगे लेने पड़ेंगे, है ना। सो हेंस हायर टैरिफ से इंडियन रुपया वीकन होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा। तभी ट्रंप साहब ने बोला है कि मैं सैंक्शंस लगा दूंगा अगर तुमने अपनी ब्रिक्स की करेंसी लाने की। लेट्स रीड इट अगेन। इफ द यूएस बैन्स और इम्पोजेस हाई टैरिफ्स, मतलब ट्रेड का बैरियर लगा दिया ऑन इंडियन गुड्स, डिमांड फॉर इंडियन रुपी ड्रॉप्स एज अमेरिकन नो लॉन्गर नीड रुपीज टू बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, दिस वीकन्स द रुपी। अभी क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके सोचते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से 2024 में अमेरिकन हमारे यहाँ से 10 लाख रुपए का सामान खरीदते थे, तो वो क्या करते थे, डॉलर लेके आते थे, उसको रुपया कन्वर्ट करा के हमारे से सामान खरीद के चले जाते थे, हमारे पास क्या आया, डॉलर। अब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, जो लेट्स से वो साइकिल ले रहे थे हमसे, 2000 का साइकिल मिल रहा था, अमेरिका ने कहा जी अब तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे, साइकिल 4000 का होगा। साइकिल का प्राइस बढ़ गया तो अमेरिकन अब इंडिया से साइकिल नहीं खरीदेंगे। सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मतलब साइकिल का जो रेट 2000 से 4000 किया गया वो किसकी साइड से है, यूएसए की साइड से? यूएसए ने कहा कि इंडिया से अगर गुड लाओगे तो हम तुम पे ड्यूटी लगाएंगे, अगर इंडिया से चीज़ एक्सपोर्ट होती है अमेरिका को, तो वो उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, साइकिल 4000 का हो गया, अब वो इंडिया से साइकिल नहीं लेंगे, कहीं और से ले लेंगे यूएसए में डिमांड कम हो जाएगी इंडियन गुड्स की। तो इंडिया के पास किस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी, डॉलर की। अगर डॉलर की सप्लाई कम होगी तो रुपये का क्या होगा, रुपया वीक और डॉलर एप्रिशिएट।
गॉट माई पॉइंट नाउ? ठीक है, सर यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है ना वैसे? हाँ, यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यूएस हमारे गुड्स की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। तो कौन से गुड्स आते हैं हमारी तरफ से यूएस में मेनली? यार हमारे पास से यहाँ से हाँ जी, मैन्युफैक्चर्ड टेक्नोलॉजी वाले नहीं ज़्यादा, एग्रीकल्चर वाले भी जा रहे हैं एंड प्रोसेस्ड जेम्स एंड ज्वेलरीज भी जा रहे हैं। एंड सर्विसेज? हाँ, सर्विसेज तो है ही है, खैर बैक एंड तो है ही है उनके, रेमिटेंसेस बहुत आ रहे हैं वहाँ से, वो भी बात है। और अगर ट्रेड बैरियर्स लगते हैं तो रेमिटेंस पे बैरियर भी लग सकता है, दैट अगैन कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ डॉलर, है ना। सो इन्फ्लेशन डिफरेंसेस ये हमने बात कर ली। हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया कंपेयर टू यूएस वुड लीड टू वीकनिंग ऑफ द रूपी, सही जी। देन फॉलिंग रूपी की क्या न्यूज़ है? द रूपी रिसेंटली स्लिड टू 85.11 while the rupee has depreciated against the dollar since September, it has appreciated against other major currencies. So इधर वो नीर एंड रीर वाला कंसेप्ट काम में आता है कि आप रूपी को देख रहे हो किसके अगेंस्ट? सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट। डोंट वरी, ध्यान से सुन लो, ये लास्ट कंसेप्ट कराऊंगा, पूरा नहीं, अगली बार कर लेंगे, बट इसको समझ जाओ एटलीस्ट। आप सिर्फ रुपी को डॉलर के खिलाफ देख रहे हो। ओपन स्लाइड पे देखते हैं, रुपी को सिर्फ डॉलर के खिलाफ देख रहे हो कि $1 80 रुपये का था, अब 85 का हो गया, तो रुपी डेप्रीशिएट कर गया। उल्टा होना चाहिए वैसे, 1 और 80, बट एनी हाउ यू गॉट माई पॉइंट, राइट। बट बाकी भी तो करेंसीज हैं, यूरोज हैं, येन है, रेनमीबी है, रेनमीबी चाइना का युआन है ना। सो चाइना की करेंसी, यूरोप की करेंसी, और दुनिया की भी तो करेंसियाँ हैं। तो लेट्स से 1 यूरो 50 रुपये का था, अब 1 यूरो 40 का हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इतना नहीं है बट फॉर एग्जांपल, लेट्स से 1 येन 20 रुपये का था, अब 10 रुपये का हो गया। और 1 रेनमीबी लेट्स से 30 रुपये का था, अब 15 रुपये का हो गया। डॉलर में इंडिया का रुपया वीक हुआ ना, बाकी करेंसियों में तो नहीं हुआ। सो सिर्फ एक यूएस ही है ना जो हमसे, हमारी करेंसी से आगे भाग रहा है, बाकी करेंसियों के लिए तो रुपया स्ट्रेंथन हुआ है। सो इसमें हम कंसेप्ट करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज फॉल कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, रुपये की परफॉर्मेंस कैसी है। वाई टू जज इट ओनली अगेंस्ट वन करेंसी? अगर सिर्फ यूरो के खिलाफ करोगे तो रुपये की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सिर्फ डॉलर के खिलाफ करोगे तो बहुत बुरी है। तो इसके लिए हम एक बास्केट ऑफ करेंसीज बनाते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल होता है यार, है ना। आपके मैं बताता हूँ, टीचरों को भी नहीं पता होता ये। सो बास्केट ऑफ करेंसीज बनाते हैं। मैथ्स में नहीं जाऊंगा मैं, बट समझो इस बात को। लेट्स से इंडिया से टोटल 100 रुपये का ट्रेड होता है, दुनिया से 100 रुपये का ट्रेड होता है टोटल इंडियन रुपये में, राइट, फॉरेन एक्सचेंज वाला। इसमें से लेट्स से 40 रुपये तो डॉलर में ही जाते हैं, 40% डॉलर में है, 10% रेनमीबी चाइना वाले में है, 10% लेट्स से यूरो में है, और 20% कितने हो गए, 40 और 40 80, 20% लेट्स से येन में है, एंड 20% एक और XYZ करेंसी में है ना। सो 100% ट्रेड सिर्फ डॉलर में तो नहीं हो रहा, सही। तो हम रुपये की वैल्यू सिर्फ डॉलर से क्यों देखें कि रुपये ने अच्छा किया कि नहीं? तो हम इसमें देखेंगे कि इंडियन रुपए की परफॉर्मेंस वेटेड एवरेज अगेंस्ट दी करेंसीज, कि इस करेंसी में परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छा है, कितना परसेंटेज है, 10। तो इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज में कि सारी करेंसीज के खिलाफ, बास्केट ऑफ करेंसीज के खिलाफ इंडिया के रुपये की परफॉर्मेंस कैसी है। दिस वुड बी द कंसेप्ट ऑफ नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव का मतलब क्या है? एवरेज कैलकुलेट करिए हमने, वेटेड एवरेज अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, है ना।
नीर क्या हुआ? एवरेज, वेटेड एवरेज, नॉट ओनली वन करेंसी। अब इसमें से हमने नॉमिनल और रियल में क्या फ़र्क होता है इकोनॉमिक्स में? नॉमिनल में इन्फ्लेशन हाँ, इसमें इन्फ्लेशन अगर माइनस कर देते हैं, माइनस इन्फ्लेशन, नीर माइनस इन्फ्लेशन बिकम्स रीर, दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सही समझ गए? तो सर ज़्यादा बेटर वे कैलकुलेशन का रीर है या नीर है? नहीं होगा। Not always. Both have to be measured and ultimately near comes down to rear usually, है ना? बिकॉज प्राइस हाइक तो कब तक करी जाओगे, कभी ना कभी तो पता चल जाएगा कि पैसा चला रहे थे, प्रॉपर्टी बबल जैसे 2008 में यूएस में फटा था कि आपने आर्टिफिशियली ही चीज़ों को महंगा करी जा रहे थे, ऑन द बैक ऑफ इट प्रोडक्शन नहीं थी। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख होनी थी, 20 करोड़ कर दी, 200 करोड़ कर दी। जैसे आजकल प्रॉपर्टी मार्केटों में 2008, 9, 10, 11, 12 इंडिया में भी चल रहा था, है ना, कि एक चीज़ आप सुबह लेके आते थे, मेरे खुद के साथ हुआ, 50 लाख का फ्लैट बुक करा, सिर्फ 5 लाख बयाना दे के आए, शाम को फ़ोन आ गया, सर 5 की जगह 15 ले लो, फ्लैट मेरे को दे दो। बट उससे हुआ क्या, भागते 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 मार्केट वो बबल फट जाता है। सो रीर और नीर अल्टीमेटली तो यूनाइट होने ही चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो देयर माइट बी यूनिक प्रॉब्लम टू इट। बट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में नहीं जाना है, इसलिए यहीं तक रह रहा हूँ मैं, है ना। डाइवर्ज नहीं करते, अगर डाइवर्ज कर रहे हो तो क्या होगा, लेट्स से इंडिया का नीर अलग जा रहा है, रीर अलग जा रहा है, तो मतलब इन्फ्लेशन इज़ द फैक्टर, है ना। इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग हायर और गोइंग डाउन। वो आता है ना इसमें एक बार आएगा, जितना ज़्यादा इसमें गैप होगा उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन। हाँ, तो नहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, सही बात, बिल्कुल सही, गॉट माय पॉइंट। नीर रीर को कुछ समझे थोड़ा सा, चलो, दैट आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट दे दिए, आगे कुछ भी नहीं है, करेंगे हम, एक बारी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इंडिया कुवैत के रिलेशंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस मैप, इस मैप को साथ के साथ पी जाना है। हाँ, ये सारा आइडिया अपने को होना चाहिए यार, यहाँ इजराइल है, यहाँ कहाँ सऊदी अरेबिया है, क्या क्या प्लेसमेंट है, सीरिया, टर्की, इराक, या ईरान पीछे है ना, दिस एरिया, व्हाट इज़ दिस, मेडिटेरेनियन, है ना, देन दिस रेड सी, इसमें सारी की सारी चीज़ें अपने को एज फोटो आनी चाहिए। यस, आई थिंक इट इज़, बट रील रीकन्फर्म, एक दो विड्रॉ हुए थे बट इट इज़। और कुवैत पे एक्चुअली बहुत साल सदाम हुसैन का रूल रहता है, सदाम हुसैन इराक का बंदा होता है तो उन पे वॉर करता है, फर्स्ट गल्फ वॉर उसी वजह से होती है। तो इंडिया फिर भी इसके साथ इससे ऑयल लेता होता है तो ज़्यादा कुवैत के साथ रिलेशन नहीं बनाता, बट अब वो सदाम जी तो टंगा दिए, है ना। देन कुवैत भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया, हमको ऑयल भेजता है, तो हमें डाइवर्सिफाई भी करना है, सिर्फ सऊदी और यूएई से क्यों लें, ईरान पे सैंक्शन लग जाती है, रशिया से ही क्यों लें, है ना। सो हेंस एंड ऑल्सो दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, इसमें से सवाल आने ही आने सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बाकी ऐसी तैसी बातें तो हैं ही हैं कि मोदी जी को एक बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया इन्होंने, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो सारी जगह दे रहे हैं, है ना। और कुवैत इज 6 लार्जेस्ट, बहुत सारे अवार्ड हो गए हैं, जब जाएंगे प्रधानमंत्री ऑफिस तो करेंगे। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बातें भी आती हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं, डिफेंस कॉरपोरेशन करेंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को हाईलाइट करेंगे, राइट। सो ये इतनी ज़्यादा याद करने वाली बातें नहीं हैं, वील डील विद इट। क्वांटम का अभी मैं कंसेप्ट नहीं देता, नहीं तो नीर और रीर और क्वांटम भी आज दे दिया तो फंस जाओगे। है बड़ा सिंपल है, वैसे 5 मिनट दोगे, बिल्कुल छोटी सी बात, इतनी सी बात, आधा मिनट, एक छोटी सी। हम बचपन में पढ़ते थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, ऑफ एटम। हम मानते थे, बड़ी अच्छी बात है, हम मानते थे कि सबसे छोटा अगर कोई इंडिपेंडेंट चीज़ हो सकती है, मतलब इंसान है, छोटा काटा छोटा काटा छोटा काटा, सबसे छोटी इंडिपेंडेंट चीज़ क्या होती है, एटम। और एटम का स्ट्रक्चर ये है, इससे छोटा कुछ इंडिपेंडेंट होता ही नहीं, सही। तो तब तक जब तक हम ये मानते थे उसे बोलते थे क्लासिक फिजिक्स।
पर अब हमने पढ़ते 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 देखा कि सब एटॉमिक लेवल पे भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कल्ला कल्ला प्रोटॉन भी कई जगह उस साइज की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। सो इस लेवल सब एटॉमिक लेवल ऑफ फिजिक्स को जीएस के लिए बोलेंगे हम क्वांटम फिजिक्स। सब एटॉमिक छोटे, बहुत ही छोटे लेवल पे। तो इस लेवल पे क्लासिक फिजिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते, इस पे कुछ यूनिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ही बात करूंगा मैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट। इसको हम सिर्फ एक ही बात से याद रखेंगे जो आजकल दुनिया में नहीं है, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार क्यों? कौन होता नहीं है दुनिया में? मेरे को नहीं लगता। तो फिर आप उसको जनरलाइज आप चॉकलेट खाओ और खुश रहो। सो सच्चा प्यार क्या है? इतना सच्चा प्यार है कि लेट से इसका एक मीम बनता है कि 2 सॉक्स थी, मेरी दोनों सॉक्स इधर उधर गुम हो गई, एक चंडीगढ़ में थी, एक दिल्ली में रह गई। बट अगर मैंने वो बची हुई सॉक जो मेरे पास पड़ी उसे लेफ्ट पैर में डाला ना, तो दूसरी ऑटोमेटिकली राइट पैर की बन जाएगी, चाहे वो दिल्ली में पड़ी हो चाहे मुंबई में पड़ी हो। क्या? नहीं वो तो समझ नहीं एक लेफ्ट पैर में डाल ली तो दूसरी अपने आप राइट पैर के लिए तैयार हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो चाहे कहीं हो। दिस इज क्वांटम एंटेंगलमेंट, कि 2 पार्टिकल्स एट सब एटॉमिक लेवल आर सो एंटेंगल्ड कि उनको जितनी मर्जी डिस्टेंस दूर रख लो। जैसे होता था ना, मम्मी को पता चल जाता था बच्चे ने खाना नहीं खाया, आप जितना मर्जी झूठ बोल लो, राइट। सो वैसे ही क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स क्या हैं कि डिस्टेंस जितना मर्जी हो जाए, अगर आप एक में कुछ चेंज करोगे तो दूसरे में चेंज हो ही जाएगा। दिस इज वन प्रॉपर्टी विच इज सीन एट क्वांटम लेवल, है ना। तो इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है? क्वांटम एंटेंगलमेंट का फायदा है कि आपने रिसोर्स ढूंढना है, एक पार्टिकल को नीचे फेंक दो, खड्डा करने की लोड़ ही नहीं, छोटा पार्टिकल चला जाएगा। अगर उसे ऑयल ऑयल मिला, कुछ हुआ, दिखा, चेंज हुआ, तो ऊपर वाले में भी चेंज हो जाएगा, है ना। सही। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है हाइडेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब सपोज मैं दिल्ली से आ रहा था, अब आपने मुझे फ़ोन किया, सर कब तक पहुंचोगे, अभी कहाँ हूँ? तो ऐसे मैं चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर हूँ, 10 की स्पीड पे आ रहा हूँ, तो 10 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैं स्पीड एंड लोकेशन सब कुछ बता दिया, तो स्पीड मतलब वेलोसिटी एंड लोकेशन आप देख पा रहे हो, सही, मैंने लोकेशन शेयर कर दी। बट इस लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो लोकेशन और स्पीड एंड वेलोसिटी एंड लोकेशन दोनों इकट्ठे नहीं आप मेजर कर सकते। जब तक उस पर लाइट मारोगे तो या तो स्पीड चेंज कर जाएगा, लोकेशन चेंज कर जाएगा। सो दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, बस समझने वाली बात है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करके हम जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से कम्युनिकेशन करेंगे, है ना, जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है, हम पासवर्ड डाल रहे हैं, बैंक चला रहे हैं, ऐप चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, करेंगे इसे सिंप्लीफाई, डोंट वरी अभी, है ना। तो एक तरह से हमारी कम्युनिकेशन को हैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स से अगर हम क्वांटम कंप्यूटर बना पाए तो इतने स्पीडी हो जाएंगे कि जो आजकल इनक्रिप्शन है ना हमारी बैंक वाली, गूगल पे वाली, वो सारी यूज़लेस हो जाएगी, है ना, वो सारी यूज़लेस हो जाएगी। वो 1 मिनट में डिसिफर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा, वो 1 मिनट में डिसिफर हो जाएगा। तो इसके लिए, हाँ जी, नहीं, वेरी गुड थिंग कि अगर अब रेस लगी है क्वांटम मैकेनिक्स को रियल प्रैक्टिस में कौन लेके आएगा पहले, है ना। चाइना भाग रहा है, इंडिया भाग रहा है, यूएस भाग रहा है, बट इसमें कितना बड़ा रिस्क है। अगर चाइना ने पहले चला लिया सब कुछ, पहली क्वांटम सैटेलाइट चाइना ने भेजी है, ये इंडिया की है, अब इंडिया ने भेजी है, बट पहली उन्होंने भेजी है। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को हमने रियलिटी बना दिया चाइना ने पहले, तो हमारे बैंक डिटेल्स, सारे पासवर्ड, सब कुछ 1 मिनट में लीक कर सकते हो। दिस इज़ द रियलिटी, राइट। सो क्वांटम फिजिक्स इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बस अच्छे से समझ में नहीं आई, क्या प्रॉब्लम आई? अभी नींद आ रही है, इसको टेक इट इन रिकॉर्डिंग देखना है इसकी, यूट्यूब पे आएगी तो उसको भी देखना, है ना। एंड जैसे लोग बोलते हैं लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब भी करना। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इंडिया ने भी अपनी क्वांटम सैटेलाइट भेजी है। दिस इज़ व्हाट
इसमें सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, जस्ट फैक्ट्स हैं, राइट, जस्ट फैक्ट्स। आई जस्ट अंडरलाइन दिस स्लाइड, कौन से हमने याद करने वाली चीज़ें हैं। दिस इज़ द स्लाइड वी आर मोस्ट लाइकली टू फोकस अपॉन। दैट्स इट, आ रहा हूँ, ये लो, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से चॉकलेट जीतेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।